तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के वॉल्यूम 1 की स्टोरी को एक मूवी वर्जन में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने मूवी पर आते हैं। दोस्तों, गोकू की जर्नी के बारे में हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर कैसे एक बच्चा आया था, जो बच्चा एक योद्धा बना और वो योद्धा एक लेजेंड बना और लेजेंड बनने के बाद कैसे वो बच्चा एक गॉड भी बना। पर इस बीच हमारे हीरो गोकू ने काफ़ी सारे दुश्मन बनाए और काफ़ी सारे दोस्त भी बनाए। पर ड्रैगन बॉल सुपर के एंड के बाद उनके सामने एक ऐसा दुश्मन आया जिसे गोकू और वेजिटा मिलकर भी नहीं हरा पाए और इसके बाद उन दोनों को अपनी ताकत मिलानी पड़ी और ये दुश्मन था ब्रोली, यानी कि लेजेंडरी सुपर सैयन। भले ही ब्रोली को हराने का काम गोजिटा की ताकत ने किया हो, पर ब्रोली के दिल को सिर्फ गोकू के साफ दिल ने जीता था, जिससे गोकू और वेजिटा का एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन एक उनका बहुत ही नज़दीकी दोस्त बन गया है। इन सभी इवेंट्स के बाद यूनिवर्स 7 में काफ़ी हद तक शांति हो गई थी, पर पास्ट में लिया हुआ एक गलत फैसला जल्दी भविष्य को बदल देने वाला था। ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक बिना सोचा समझा फैसला कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लैनेट सैडाला पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड चैंपा और वाडोस वहीं पे आई हुई है। कलीफला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलते हैं, लॉर्ड चैंपा मुझे कुछ अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए। पर तभी एकदम से चैंपा को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि ये क्या था। कलीफला अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बोलती है कि मैं भी इतनी ताकतवर बनना चाहती हूँ कि मैं कुछ प्लैनेट्स को तबाह कर सकूँ। पर तभी एक भूकंप आने लग जाता है और सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये किस वजह से आ रहा है, सिर्फ वादोस और चैंपा को इस बारे में पता है। कलीफला बोलती है कि मैं समझ गई, ये उन टेक्निक्स में से एक है जो आप मुझे सिखाने वाले हैं। तभी चैंपा बोलता है कि बीरस इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। वादोस चैंपा से बोलती है कि ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तभी एकदम से कलीफला चिल्लाने लग जाती है और वो बोलती है कि बदला लेने का समय नज़दीक आ रहा है केल, हम जल्दी गोकू से बदला लेंगे। गोकू हमारा इंतज़ार करना। चैंपा हैरानी से कलीफला को देख रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि कलीफला गोकू के लेवल के आसपास भी नहीं है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेलमोड, मार्गरेटा और टोपो होते हैं। पर तभी एकदम से बेलमोड और टोपो दोनों हैरान रह जाते हैं और वो दोनों गोकू का नाम लेते हैं क्योंकि वो दोनों गोकू की ताकत को महसूस कर सकते हैं। एकदम से वहाँ पे भूकंप आने लग जाता है और चीज़ें टूटने लग जाती हैं। गोकू की ताकत का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि चीज़ें इतनी दूर भी टूट रही होती हैं और सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। मार्गरेटा बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे नज़दीक हों, और ये बोलते बोलते मार्गरेटा हंस रही होती है क्योंकि वो जानती है कि गोकू की ताकत का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 की धरती को देखते हैं। हर तरफ तूफान आ रहे होते हैं। क्रेलिन अब एक पुलिसमैन है और वो लोगों को इस तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जानता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है, ये तूफान गोकू की वजह से आया हुआ है। एक उड़ती हुई बस क्रेलिन की तरफ आ रही होती है और वो उस बस को पकड़ लेता है और ध्यान से उसे ज़मीन पर रख देता है। क्रेलिन सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग डरो मत और एक एक करके बस से बाहर आ जाओ। सभी लोग धीरे धीरे करके बस से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद क्रेलिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस लगने लग जाता है। वो बोलता है, गोकू क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ताकत की खोज ने तुम्हें काफ़ी दूर पहुँचा दिया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि अपनी अल्टीमेट ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इसके बाद हम बीरस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे आखिरकार एक ऐसी फाइट मिल रही है जो वो काफ़ी लंबे समय से चाहता था। बीरस भी अपनी ताकत का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इस्तेमाल कर रहा है, पर वो अपनी पूरी ताकत के आसपास भी नहीं है। और इसके बाद हम बीरस के प्लैनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बीस काफ़ी सीरियसली इस फाइट को देख रहा होता है और ओरेकल फिश भी उसके साथ होती है। पर तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल होता है सुप्रीम काय से। सुप्रीम काय डरते डरते बीस से बोलते हैं कि सर, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं अचानक से आपको कॉल कर रहा हूँ, पर इस वक्त हमारा यूनिवर्स बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा है और मैं देख सकता हूँ कि सन गोकू और लॉर्ड बीरस का ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है। बीस इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि इस वक्त जो हो रहा है मेरे प्यारे शिन, वो हो रहा है कि गोकू की ताकत का नमूना हमें देखने को मिल रहा है। उसने जो ट्रेनिंग करी है उसका फल हम देख रहे हैं। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी ताकत से खुद बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी एकदम से हम बीरस के हाथ को देखते हैं जो कि एक एनर्जी के बॉल को बना रहा होता है। ये बॉल वो एकदम से गोकू पे शूट करता है। गोकू इस अटैक से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है और इसके बाद वो बीरस पे अटैक करता है
पर बीरस इस अटैक से अपने आप को बड़े आराम से बचाने में कामयाब हो जाता है। इस बीच में दो मून्स जो कि गोकू और बीरस की फाइट के बीच में आ गई, वो दोनों तबाह हो गए। गोकू और बीरस की फाइट जारी रहती है और वो दोनों लगातार एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हमलों से बच भी रहे होते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस फाइट को बीरस ज़्यादा एंजॉय कर रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है। दोनों के अंदर से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि काफ़ी सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स तबाह हो जाते हैं। गोकू अपने आप को बीरस के अटैक से बचाकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एकदम से बीरस उसके पीछे आ जाते हैं और उसके सर पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारते हैं। ये कि कितनी ज़बरदस्त थी कि गोकू के मुंह से खून निकल जाता है, पर एकदम से गोकू अपने आप को संभालता है और बीरस के सामने से गायब हो जाता है। वो लगातार बीरस पे अटैक करना शुरू कर देता है और काफ़ी सारे एनर्जी बॉल्स बीरस की तरफ फेंकता है, पर बीरस सारे के सारे अटैक्स को पकड़ लेता है और कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता। आप सभी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि गोकू स्पेस पे सांस कैसे ले पा रहा है। गोकू ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी है जिसकी वजह से वो स्पेस से बचा हुआ है और थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा है। बीरस एकदम से गोकू के काफ़ी सारे अटैक्स को पकड़कर उसी की तरफ फेंक देता है और इस चीज़ से गोकू हैरान रह जाता है। गोकू इन अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होता और ये सारे के सारे अटैक गोकू को जाके लग जाते हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके शरीर में से काफ़ी जगह से खून निकल रहा होता है, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी है। बीरस को लगा था कि शायद वो इस फाइट को जीत चुका है, पर वो एकदम से गोकू को देख के हैरान रह जाता है। गोकू इस ब्लास्ट के बीच में से एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से बीरस के पीछे पहुंच जाता है। जितनी देर में बीरस को समझ आया कि क्या हुआ है, गोकू एकदम से उसके पीछे पहुंचकर एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट बनाता है और एकदम से बीरस पे शूट कर देता है। इस अटैक की वजह से बीरस काफ़ी सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को तबाह करते हुए निकल जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है। गोकू की सरप्राइज अटैक की वजह से बीरस को काफ़ी जगह चोट लगी होती है और उसके शरीर में काफ़ी जगह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़े प्लैनेट से जाके टकराता है और वो प्लैनेट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। गोकू जानता है कि बीरस को हराने के लिए ये अटैक काफ़ी नहीं होगा, पर शायद उसे लगा था कि उसने शायद बीरस को थोड़ा बहुत मजा चखा दिया है, पर तभी एकदम से बीरस उसके पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे को जकड़ लेता है और इसके बाद गोकू बीरस के नेक्स्ट अटैक को देखता है। वो समझ जाता है कि बीरस का नेक्स्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और अगर ये अटैक गोकू को डायरेक्टली लग गया तो हो सकता है गोकू की जान भी चली जाए। बीरस के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि वो इस फाइट को किसी भी तरीके से जीतना चाहता है, चाहे उसे इसके लिए गोकू को मारना ही क्यों ना पड़े। उसने गोकू के सर को जकड़ा हुआ होता है और अपना ब्लास्ट वो उसके सर के नज़दीक ले जाता है। अगर ये अटैक गोकू को छू जाता तो गोकू मारा जाता, पर सही समय पे गोकू अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। बीरस भी एकदम से समझ नहीं पाता कि गोकू एकदम से कैसे गायब हो गया, पर एकदम से वो गोकू का पीछा करने लग जाता है। वो बोलता है, सैयन तुम भाग क्यों रहे हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। इसके बाद वो दोनों एक प्लैनेट पे जाते हैं और वहाँ पर एक जानवर खड़ा होता है। जैसे ही गोकू और बीरस लड़ना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा फोर्स निकलता है। ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उस जानवर के शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं। गोकू अपने आप को बीरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर बीरस उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है। वो बोलता है, सैयन यहाँ आओ। आखिरकार बीरस गोकू तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और वो काफ़ी खुश होता है, पर गोकू समझ जाता है कि उसकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम देखते हैं कि बीरस गोकू के पैर को पकड़ने में कामयाब हो गया है और इसके बाद वो गोकू को पकड़ के बहुत ज़ोर से घुमाता है। गोकू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी दिक्कत में है और इसके बाद बीरस गोकू को घुमा के काफ़ी दूर फेंक देता है। बीरस ने गोकू को फेंकने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाई होती है और ये चीज़ हमें उसके चेहरे को देख के पता चल रहा होता है। बीरस की गोकू को फेंकने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स निकलता है कि चारों तरफ बिजली जैसा ऑरा फैल जाता है। बीरस ने अपने इस अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत लगाई थी कि गोकू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद वो एक प्लैनेट के मून की तरफ जाता है और उस मून से टकरा जाता है। वो मून गोकू के टकराने की वजह से एक सेकंड में तबाह हो जाता है, पर गोकू तब भी नहीं रुकता और इसके बाद वो एक प्लैनेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट टाको टाको। ये प्लैनेट कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ ना हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बच्चा देखता है कि आसमान से कुछ गिर रहा है। ये गोकू होता है और वो इस प्लैनेट से आके बहुत ज़ोर से टकराता है। गोकू इस प्लैनेट से आके इतनी ज़ोर से टकराता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दर्द से कर्रा रहा होता है। उसके टकराने की वजह से चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बन चुका होता है। इस प्लैनेट के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। वो उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जो भी चीज़ इस गड्ढे के अंदर है उसने उनके पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। और जैसे ही वो इस गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है। गोकू के चेहरे से हर तरफ से खून निकल रहा होता है और वो पूरी तरीके से बेहोश होता है। वो बच्चा जाके गोकू को देखता है, पर तभी एकदम से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आने लग जाती है और ये रोशनी आ रही होती है बीरस के नेक्स्ट अटैक से। बीरस ने ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक तैयार कर लिया है और वो ये अटैक इस प्लैनेट की तरफ शूट करने वाला है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन रहता है, क्योंकि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जीत से मतलब रखता है। आखिरकार बीरस अपने इस अटैक को इस प्लैनेट की तरफ शूट करने वाला होता है, पर बीरस का मेन टारगेट ही प्लैनेट नहीं है, उसका टारगेट है गोकू।
पर गोकू अभी भी बेहोश है। पर जैसे ही वो वीरस के अटैक को महसूस करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में जाता है। वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और धीरे धीरे करके गड्ढे से उठने लग जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे की तरफ देखता है। वो बोलता है, बच्चे यहाँ से चले जाओ। वीरस भी गोकू की एनर्जी को महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि गोकू एक बार फिर से उड़ चुका है। गोकू एकदम से इस प्लेनेट से बाहर आ जाता है और इस प्लेनेट के मून की तरफ जाने लग जाता है। वीरस का अटैक इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ये मून बिल्कुल छोटी सी बॉल की तरह लग रहा होता है। गोकू जैसे जैसे इस मून की तरफ बढ़ रहा होता है वो बोलता है कि लॉर्ड वीरस, आप एक पूरे के पूरे प्लेनेट को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आपके अटैक की वजह से पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। पर तभी गोकू कुछ महसूस करता है और वो अपने पैरों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो बच्चा उसके पैर से चिपका हुआ है। उस बच्चे ने डर के मारे गोकू के पैरों को पकड़ लिया और अब वो गोकू के साथ इस प्लेनेट के बाहर आ चुका है। आखिरकार वीरस अपने नेक्स्ट अटैक को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, सन गोकू तैयार हो जाओ। इसके बाद गोकू आखिरकार उस मून तक पहुंच जाता है और वो वीरस के अटैक को पकड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ये अटैक उस प्लेनेट की तरफ चला गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। जैसे जैसे वीरस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है गोकू समझ जाता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गोकू समझ जाता है कि इस अटैक को सिर्फ अपने हाथों से रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और उसे उस बच्चे को भी बचाना होता है। वीरस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ते बढ़ते उस पूरे के पूरे मून को निगल लेता है और कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा मून तबाह हो जाता है। इसके बाद हम वीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस और ओरेकल फिश बात कर रहे होते हैं। वीस बोलता है कि उन लोगों को यहाँ से गए हुए करीब 30 मिनट हो चुके हैं। ओरेकल फिश बोलते हैं कि लॉर्ड वीरस के सामने 30 मिनट तक लड़ पाना, लगता है ये धरतीवासी सच में काफ़ी कमाल का है। और ये बोलने के बाद ओरेकल फिश अचानक से सो जाती है। वीस बोलता है कि मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है, क्या मुझे जाके उस फाइट को ज्वाइन करना चाहिए? इसके बाद ओरेकल फिश नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। वो बोलता है, यूनिवर्सेस फैसले खात्मे का कारण बनेंगे। वीस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ओरेकल फिश क्या बोलना चाहती है। वो बोलता है कि कहीं ये इस फाइट से रिलेटेड तो नहीं है। इसके बाद हम धरती को देखते हैं और वहाँ पर हम सबसे पहले मिस्टर सेडन और भू को देखते हैं। मिस्टर सेडन बोलते हैं कि लगता है भूकंप आखिरकार रुक गए हैं। वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। इसके बाद हम चीची और विडेल को देखते हैं जो कि बाहर खाना बना रहे होते हैं। उनका पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका होता है और उसके पीछे हम देखते हैं कि शहर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा होता है। ये सब कुछ वीरस और गोकू की फाइट की वजह से हुआ होता है और चीची काफ़ी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि गोकू जल्दी घर नहीं आया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। विडेल चीची से बोलते हैं कि चिंता मत करो, वो जल्दी घर आता होगा। गुहान भी उनसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सेटन और बू दोनों पेन के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम गुहान और पिकलो को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहे थे, जिसका मतलब ये है कि वो गोकू की फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। पिकलो बोलता है कि लगता है गोकू ने वीरस को जिस फाइट का वादा किया था वो पूरी होने वाली है, लगता है तुम्हारे फादर जल्दी घर आ जाएंगे गुहान। गुहान सीरियसली आसमान की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, पिकलो तुम सही बोल रहे हो और तुमने ट्रेनिंग की बात करी, मैं भी कुछ समय से सोच रहा हूँ कि मैं भी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो सकता है। पिकलो बोलता है कि मुझे ये बात सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें डिफेंड करना चाहते हो, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? गुहान इस वक्त एक चील की तरफ देख रहा होता है और वो पिकलो को थम्स अप करता है। वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा पिकलो। इसके बाद हम लोग एक अनजान प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं, जिस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट पिशिन। इस प्लेनेट की ग्रेविटी धरती से 2000 गुना ज़्यादा होती है और इस प्लेनेट पे कुछ हलचल चल रही होती है। हम देखते हैं कि कोई एनर्जी है जो कि हर पहाड़ को तोड़ रही है। तभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी वेजिटा की है। वेजिटा बोलता है कि ये सारी की सारी ट्रेनिंग बेकार होती जा रही है। आखिरकार वेजिटा एक जगह रुकता है और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से अपनी ट्रेनिंग में फंस चुका हूँ, इस लेवल से आगे ट्रेनिंग करना बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। आखिरकार हम फिर से गोकू और वीरस की फाइट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी उसी मून पे खड़ा होता है, पर उस मून का अब ज़रा सा ही पार्ट बचा है। वीरस के अटैक की ताकत की वजह से गोकू की कमर और पैर की स्किन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल मसल्स दिख रहे हैं। गोकू बोलता है, लॉर्ड वीरस, अगर मैं आपकी मदद ना करता तो आपकी वजह से एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती। वीरस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि लगता है मैं सिर्फ अपना काम ही कर रहा था। तभी एकदम से गोकू की आंखें लाइफलेस हो जाती हैं। वो उस बच्चे को बोलता है कि बच्चे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद गोकू एक बार फिर से गिर पड़ता है। वो बच्चा अभी भी सही सलामत होता है। गोकू ने उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे दी होती है। आखिरकार ऐसा लगता है कि गोकू गिर गया है और अब वो बेहोश हो चुका है। वीरस आखिरकार समझ जाता है कि वो जीत चुका है। वो बोलता है कि आज तक किसी मॉर्टल ने मुझे ऐसी फाइट नहीं दी, यहाँ तक कि गॉड्स ने भी मुझे आज तक इतनी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया। पर योद्धा, अब तुम अपने लिमिट तक पहुँच चुके हो, अब हार मानने का समय आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वीस भी वहाँ पे पहुँच जाता है
इसके बाद हम गोकू की मेमोरीज को देखते हैं। बेहोश होने के बाद गोकू के मन में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे होते हैं, जिसमें बीरस, उसकी फैमिली, वेजिटा और फॉर्च्यून टेलर बाबा भी होती है। और तभी गोकू सोचने लग जाता है कि असल में वो कहाँ पर है। वो बोलता है कि ये जगह कौन सी है, क्या मैं पानी के अंदर हूँ, ये जगह कौन सी है, मुझे इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। गोकू को ये मेमोरीज क्यों आ रही हैं ये किसी को नहीं पता, ये बात खुद गोकू भी नहीं जानता। और हो सकता है कि ये सारी की सारी मेमोरीज फ्यूचर की हों, यानी कि वो चीज़ें जो कि अभी तक गोकू के साथ हुई भी नहीं है। पर तभी अचानक से गोकू की नींद खुल जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो कहाँ पर है। जैसे ही गोकू की आंखें खुलती हैं वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन की फॉर्म में चला जाता है और उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा होता है। और ये चीज़ देख के बीरस भी हैरान रह जाता है। बीरस को अभी तक लग रहा था कि वो जीत चुका है, पर ये बात हम सब जानते हैं कि गोकू जब तक हार नहीं मानता, जब तक वो असल में नहीं हार जाता। इसके बाद गोकू एकदम से उस बच्चे को पकड़ता है और उसे उसके प्लेनेट पे वापस पहुंचा देता है। जैसे ही गोकू वापस लौट रहा होता है, बीरस को लगता है कि गोकू उससे लड़ेगा, पर गोकू उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और उससे आगे निकल जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट की तरफ जाता है। ये प्लेनेट बिल्कुल खाली है, यानी कि इस पर कोई भी लाइफ नहीं है। इसके बाद गोकू इस पूरे के पूरे प्लेनेट को पकड़ता है। ऐसा लगता है कि वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को उठा रहा है। उसकी बॉडी में जो ऑरा था वो पूरा का पूरा प्लेनेट के चारों तरफ फैल जाता है और इसके बाद वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैलने लग जाता है। गोकू के चारों तरफ करीब 20-30 प्लेनेट होते हैं और गोकू का ऑरा चारों तरफ फैलने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है कि गोकू का ऑरा पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही निकल जाएगा। बीरस और बीस भी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली बीरस, क्योंकि उसे लगा था कि ये फाइट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। उसने सोचा भी नहीं था कि गोकू उसे ऐसी ताकत दिखाएगा जो उसने सदियों से नहीं देखी है। गोकू अपने ऑरा से ब्रह्मांड के एक बहुत ही बड़े हिस्से को निकल चुका है और इसके बाद वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है। इसके बाद गोकू की बॉडी से निकल रहा ऑरा एक ड्रैगन की शेप ले लेता है और बीरस की तरफ बढ़ने लग जाता है। बीरस जानता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गोकू ने खुद बनाई है। इसका मतलब यह है कि बीरस ने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी होगी। पर दोस्तों, आप लोग ये मत भूलिएगा कि बीरस कौन है। बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। भले ही बीरस इस अटैक की वजह से हैरान हुआ हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीरस हार गया। बीरस एक ही सेकंड में अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के चारों तरफ एक ब्लैक एनर्जी फैल जाती है और सारे के सारे प्लैनेट चटकने लग जाते हैं। यानी कि बीरस ने अपने डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल किया है। सारे के सारे प्लैनेट कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाते हैं और एग्जिस्टेंस से मिट जाते हैं। गोकू भी बीरस के अटैक से बिल्कुल हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि उसका पूरा का पूरा अटैक बेकार हो गया है। पर तभी बीरस उसके पास पहुंच जाता है और उसके कंधे को पकड़ता है। बीरस अभी भी डिस्ट्रक्शन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बीरस के हाथ में से बहुत ही डार्क ऑरा निकल रहा होता है, यानी कि अगर वो ज़्यादा देर गोकू को पकड़ा रहेगा तो गोकू भी एग्जिस्टेंस से मिट सकता है। और इसके बाद हम लॉर्ड बीरस की डिस्ट्रक्शन वाली फॉर्म को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनकी चेस्ट पे कुछ पैटर्न्स बन गए हैं जो उनकी यूनिफॉर्म से मैच करते हैं। उनके चारों तरफ से डार्क ऑरा निकल रहा होता है और उनके मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए होते हैं। बीरस गोकू की ताकत को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बारी मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की पावर को साथ कब मिलाया था। सन गोकू, तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। पर गोकू इस बड़ाई को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उसका मकसद है लॉर्ड बीरस को हराना। गोकू बस एक ही सेकंड में लॉर्ड बीरस के सामने से गायब हो जाता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि ये सब कुछ बेकार है, इस वक्त तुम मेरे सामने उतने ही तेज हो जितना कि एक कछुआ होता है। गोकू इसके बाद एक कामयाब जैसा अटैक बनाने लग जाता है। पर गोकू की ताकत का लेवल देख के हम समझ सकते हैं कि ये कामयाब भी यूनिवर्सल लेवल पे होने वाला है, जैसे कि उसका लास्ट अटैक था। गोकू अपने नेक्स्ट अटैक के लिए इतनी ज़्यादा ताकत जुटा चुका होता है कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी चमकने लग जाती है और उसकी चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। बीस इस फाइट को देखते देखते बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग जल्दी रुकने वाले हैं। और लॉर्ड बीरस ने सच में अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को मिलाया है, यानी कि वह गोकू को सच में अपना एक राइवल मानते हैं। गोकू अभी भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और लॉर्ड बीरस भी उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये फाइट जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पर लगता है तुम मुझे थोड़ी सी और मेहनत कराओगी। हम देखते हैं कि वीस भी लॉर्ड बीरस के पास आ रहे होते हैं और गोकू का अटैक भी आधा तैयार हो चुका होता है। पर तभी गोकू की बॉडी में अचानक से ही कुछ होने लग जाता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी में ताकत ख़त्म हो जाती है और ये फाइट एकदम से ख़त्म हो जाती है। बीस और बीरस ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। बीरस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर गोकू अब बेहोश हो चुका है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। गोकू स्पेस में गिरने लग जाता है और एक पत्थर की तरफ बढ़ रहा होता है। बीस बोलता है कि लगता है ये फॉर्म गोकू के लिए भी कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि बीरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अभी तो मुझे मज़ा आने लगा था। तभी एकदम से गोकू पत्थर पर जाके गिर जाता है और इससे बीरस को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उसकी फ़ाइट कहाँ पर शुरू हुई थी।
वीरस एकदम से वीस पे चिल्लाता है और बोलता है, वीस मेरे प्लेनेट का क्या हुआ। वीस ये बात सुन के डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि प्लेनेट की हालत क्या हो चुकी है। इसके बाद हम सुप्रीम काय के प्लेनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस और वीरस वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुप्रीम काय सोच रहे होते हैं कि आखिर गोकू ने किस तरीके की ताकत का इस्तेमाल किया जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स हिलने लग गया था। वीरस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो वीस के स्टाफ को छीन लेता है और इसके बाद वो सुप्रीम काय की तरफ बढ़ने लग जाता है। वीरस को गुस्से में देख के सुप्रीम काय बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं, लॉर्ड वीरस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अचानक से आप यहाँ पे कहाँ से आ गए। लॉर्ड वीरस एकदम से वीस के स्टाफ को सुप्रीम काय के चेहरे पे रखता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे प्लेनेट को ठीक कर सकते हो या नहीं। वीस वीरस पे गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि लॉर्ड वीरस वो स्टाफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। सुप्रीम काय डरते डरते बोलते हैं कि हाँ चिंता मत कीजिए, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद लॉर्ड वीरस और वीस सुप्रीम काय को उनके प्लेनेट तक लेकर जाते हैं और सुप्रीम काय उनके प्लेनेट की हालत देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या प्लेनेट का बस इतना सा ही हिस्सा बचा है। वीस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि हाँ तुम जितना देख रहे हो बस उतना ही बचा है। सुप्रीम काय ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि इस प्लेनेट की हालत ये कैसे हो गई। वीरस को अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, शिन तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारा काम है, तुम जानते हो ना। सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने बस जितना सोचा था उससे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। और आखिरकार वीरस शांत हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है पीस चलो गोकू के पास चलते हैं, वरना तुमने गोकू की चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर वाला ऑरा बनाया है वो जल्दी ख़त्म होने वाला होगा। वीस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि क्या मुझे आप इतना कम समझते हैं। इसके बाद वीस और वीरस वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो गोकू को वापस ला सकें। इसके बाद थोड़ा समय बीत जाता है और हम ग्रैंड प्रिंस के पैलेस को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा पैलेस होता है। और पैलेस के अंदर हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो कि एक जगह खड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं कि सारे के सारे यूनिवर्सेस के एंजल ग्रैंड प्रिंस की तरफ चलकर आ रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस सभी से बोलते हैं कि आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, और उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस कमरे से बाहर कोई भी शब्द नहीं जाना चाहिए। अगर ओमनी किंग्स को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रा भी पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। सभी के सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिंस की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे यूनिवर्स 7 की अर्थ से जो लपीस था उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था और उसके बाद उसने एक विश मांगी थी जिससे उसने सारे के सारे यूनिवर्सेस को रिस्टोर कर दिया था। पर इस विश की वजह से एक दिक्कत हो चुकी है, जो 7 यूनिवर्सेस पहले से इरेज हो चुके थे वो भी अब रिस्टोर हो चुके हैं। कैम्प्री जो कि यूनिवर्स 3 का एंजल है वो बोलता है कि 7 यूनिवर्सेस, मुझे लगा था कि टोटल मिला के 18 ही यूनिवर्सेस थे। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई, पर पहले एक 19th यूनिवर्स भी था जिसका नाम था यूनिवर्स 0। सभी के सभी एंजल्स ये बात सुन के काफ़ी हैरान होते हैं। कुसू जो कि यूनिवर्स 10 की एंजल होती है वो पूछती है कि पर फादर आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर मैं आप सभी को ये बात नहीं बता सकता था। मार्गरेटा बोलती है कि मैं समझ गई, फादर को ज़रूर लगा होगा कि हम सभी के बीच में एक ट्रेटर है। एक दूसरा एंजल बोलता है कि हम सब के बीच में, पर ऐसा कौन हो सकता है। पर तभी सभी एंजल्स को एक आवाज़ आती है और सभी के सभी एंजल्स पीछे मुड़ के देखते हैं। वो आवाज़ बोलती है कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी, और ग्रैंड प्रिंस इस आवाज़ को सुन के हैरान रह जाते हैं। ये एक और एंजल होती है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। वो बोलती है कि जिस शख्स को तुम लोग अपना फादर बोल रहे हो वो एक डरपोक है जो कि अपने पास्ट में की हुई हरकतों को फेस नहीं कर सकता। यूनिवर्स 9 का एंजल मोहितो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम खुद को क्या समझती हो, और तुम हमारे फादर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। मार्गरेटा मोहितो को समझाती है। वो बोलती है कि शांत हो जाओ मोहितो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो पर हम गुस्सा नहीं कर सकते। इसके बाद वो फीमेल एंजल ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो सभी एंजल से बोलती है कि मेरे सामने तुम सभी लोग झुको, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लगता है तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो, मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था और मैं तुम सबको इस बहरूपी के बारे में बताती हूँ। किसी भी एंजल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये नई एंजल क्या बोलना चाहती है, पर ग्रैंड प्रिंस इस बारे में जानते हैं। पर ग्रैंड प्रिंस चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं। आखिर ये नई एंजल कौन है और ग्रैंड प्रिंस आखिर क्या छुपा रहे हैं, इस बारे में हमें जल्द ही पता चलेगा। इसके बाद हम फिर से वीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं और ये घटना इस पूरी की पूरी सिचुएशन से पहले हुई होती है। इसके बाद हम वीस और गोकू को देखते हैं। वीस गोकू के लिए काफ़ी परेशान होता है। वो बोलता है, गोकू अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी पिछली फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उस फाइट ने यूनिवर्स के साथ साथ तुम्हारी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा घाव छोड़े हैं। गोकू बोलता है, हाँ, और उस बारे में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं लॉर्ड वीरस को हराने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था और मैं भूल गया था कि हमारी फाइट का यूनिवर्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वीरस इस बात पे हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे हरा सकते हो,
ऐसा सोचना भी मत। मॉर्टल, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते। तुम जब भी मुझसे लड़ोगे सिर्फ हारोगे। अभी तुम्हें मुझे हराने में काफ़ी साल लगेंगे। गोकू बोलता है कि मैं उतना भी जवान नहीं हूँ जितना कि आप सोच रहे हैं, और मैं आपको हराने के नज़दीक बहुत ही जल्द पहुँच जाऊँगा। इसके बाद व्हीस गोकू से बोलता है, गोकू खड़े हो जाओ, तुम्हें हील करने का टाइम आ गया है। गोकू बोलता है, ठीक है, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर हो सके तो मैं इस घाव को रखना चाहूँगा। इस घाव को मैं तब तक रखूँगा जब तक मैं लॉर्ड बीरस को ऐसा ही घाव ना दे दूँ। लॉर्ड बीरस को इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ। व्हीस इस बात पे हंसता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, और इसके बाद वो गोकू को हील कर देता है। गोकू बोलता है कि तुम्हारी पावर्स तो बिल्कुल सेंजू बीन्स की तरह है। ख़राब सिचुएशंस में ये ताकत काफ़ी काम आ सकती है। व्हीस बोलता है, तुम्हारा मतलब एंजल्स की पावर्स। इसके बाद व्हीस उड़ रही फूलों की पत्तियों को देखता है और बोलता है, लगता है शिन ने अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। बीरस इस बात पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसके बाद व्हीस गोकू से पूछता है, गोकू अब तुम क्या करना चाहते हो। गोकू बोलता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि अब मैं क्या करना चाहता हूं, पर अभी मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को भी मास्टर करना है। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर भी कोई पावर लेवल है, पर फिर भी मैं जीत नहीं पाया। पहले मैं जिरेन से हार गया और अब मैं लॉर्ड बीरस से हार गया, पर फिलहाल मैं वापस अपने घर पर जाना चाहूँगा, जहाँ पर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। मुझे लगता है चीची मेरी काफ़ी चिंता कर रही होगी। इसके बाद व्हीस गोकू को वापस धरती पर ले जाने लग जाता है और गोकू व्हीस से पूछता है, व्हीस तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम अब क्या करने वाले हो। व्हीस थोड़ा सा सीरियस लग रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ चेक करना है, मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। गोकू भी इस बात पे सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें चिंता में डाल सकती है। व्हीस गोकू को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये प्रेजेंस काफ़ी नई है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी ताकत और फोर्स एक जगह इकट्ठा हो गया है जो कि पहले वहाँ पर नहीं था। गोकू और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि हो सकता है व्हीस को उसकी ज़रूरत हो। वो बोलता है, व्हीस मुझे ये सिचुएशन हैंडल करने दो। गोकू एकदम से व्हीस की कमर से हाथ हटा के उसके कंधे पर रख देता है और व्हीस को इस बात पे गुस्सा आता है। वो गोकू से बोलता है कि अपना हाथ हटाओ। गोकू अपना हाथ हटाने के बजाय व्हीस के कंधे को पकड़ लेता है और व्हीस को इस बात पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि अपना हाथ हटाओ, पर गोकू अपना हाथ नहीं हटाता और व्हीस के कंधे को और ज़ोर से पकड़ लेता है। व्हीस और गोकू एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और व्हीस समझ जाता है कि गोकू का इरादा पक्का है और आखिरकार व्हीस शांत हो जाता है और वो गोकू को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, गोकू ये तुम्हारा काम नहीं है, यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। गोकू बोलता है, व्हीस ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बारी कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, ये मेरा ही काम है, बस मुझ पर विश्वास करो कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। व्हीस कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और सोचता है। वो बोलता है, चलो ठीक है, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे अभी के अभी बुलाया है। और इसके बाद व्हीस एक बटन बनाता है और इसे गोकू को दे देता है। ये वैसा ही बटन है जैसा ओमनी किंग ने गोकू को दिया था। व्हीस गोकू से बोलता है, गोकू जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है इस बटन को दबा देना। गोकू इस बटन को पकड़ता है और बोलता है, थैंक यू व्हीस। इसके बाद व्हीस और गोकू आगे बढ़ने लग जाते हैं और व्हीस इस बात पे हंसता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। गोकू बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। व्हीस गोकू को जहाँ पर लेकर जा रहा था वो वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो दोनों उस चीज़ को देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी आंखों के सामने देख क्या रहे हैं। गोकू और व्हीस सीरियसली इस चीज़ को देखने लग जाते हैं। गोकू और व्हीस जिस चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं वो होता है यूनिवर्स ज़ीरो, पर वो दोनों ही नहीं जानते आखिर ये चीज़ क्या है। यूनिवर्स ज़ीरो एक ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है और गोकू बोलता है कि आखिर ये क्या है व्हीस। व्हीस को भी फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बाकी सभी एंजल्स से बोलती है कि मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था और मैं अब तुम सबको इस बहरूपे के पास्ट के बारे में बताऊंगी। इसकी वजह से ना जाने कितने बिलियन लोगों की जान चली गई और ये खुद को ओमनी किंग्स के लेवल का समझता है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि बहुत हो गया और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर से काफ़ी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है कि ये एंजल भी बड़ी मुश्किल से उनके सामने खड़ी हो पा रही होती है। पर इस नई एंजल ने ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में जो कुछ भी बोला, ये बात सुन के सभी के सभी एंजल्स परेशान होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, फादर आपको बताना होगा कि इस सब का क्या मतलब है और आखिर ये औरत कौन है जो कि एक एंजल की तरह लग रही है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये सच में एक एंजल है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम सबकी मदर है और सच बताऊं तो ये पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रही है। ये नई एंजल अभी भी गुस्से में ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देख रही होती है और ग्रैंड प्रीस्ट की किसी भी बात से इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स को बोलते हैं, जिस 19 यूनिवर्स के बारे में मैंने तुम सभी को बताया था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा था
उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मॉन्स्टर्स लेवल तक पहुंच चुकी थी और उस यूनिवर्स की वजह से ओमनी किंग जो दुनिया में बैलेंस चाहते थे वो काफ़ी खतरे में पड़ गया था। मुझे जल्दी कुछ करना था और वो काम इस तरीके से होना चाहिए था जिससे ओमनी किंग्स को उस बारे में ज़रा सा भी पता न चले। इस बात पे फीमेल एंजल हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी से करना था। टाइम और स्पेस को एक्सपेंड करना भले ही तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम रहा हो, पर वो एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे लोग जल्दी से जल्दी मारे गए हों। ये महसूस करना कि समय कितने बिलियन लोगों की बॉडीज़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, वो भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड्स का खेल रहा हो, पर वो हर सेकंड हमारे लिए 10 बिलियन सालों के बराबर था। प्रीस्ट ग्रैंड प्रीस्ट इस बारे में बोलते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास किंग की ताकतें नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। ये बात सुन के सभी के सभी एंजल्स हैरान रह जाते हैं। फीमेल एंजल बोलती है कि क्या तुम सभी ने इस बात को सुना? तुम्हारे फादर को ओमनी किंग के सामने सच बोलने के बजाय इतने सारे लोगों की जान लेना ज़्यादा आसान लगा, पर अपने फादर यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना ही यहाँ पर किंग की गलती है। उसी वक्त हम यूनिवर्स 12 को देखते हैं। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, और इसके बाद हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बेलमोट को देखते हैं। वो बोलता है कि ये सभी एनर्जीज मुझे पहचानी हुई लग रही हैं। तभी एकदम से फीमेल एंजल बोलती है कि यहाँ पर असली गलती उस सिस्टम की है जिसने तुम्हारे फादर को इस तरीके से एक्ट करने पे मजबूर किया। तभी हम देखते हैं कि कुछ और एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आने लग जाते हैं। हम सभी के सभी एंजल्स और गॉड्स की शैडोज़ देखते हैं। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। एक एंजल बोलते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है, और एक दूसरा एंजल बोलता है कि ये सभी के सभी चेहरे काफ़ी जाने पहचाने हैं। एंजल कुसु बोलती है कि ये लोग तो, वीस बोलता है कि सही समझे, ये सभी गॉड्स और एंजल्स हैं डिस्टॉर्ड यूनिवर्सेस के। एक एंजल बोलता है कि वीस तुम तो आज भी उतनी ही ज़्यादा समझदार हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने हम सभी को ज़्यादा मिस नहीं किया होगा। इसके बाद हम सभी के सभी यूनिवर्सेस के एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्स 13, जिसके एंजल का नाम होता है गैलियन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन। गैलियन बोलता है कि सच में काफ़ी लंबा समय बीत गया है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 14, जिसके एंजल का नाम होता है जीरीस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है ड्रोमेल। यूनिवर्स 14 का एंजल बोलता है कि तुम सभी से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। यूनिवर्स 15 की एंजल का नाम होता है मिलाडा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है विलस्प्रिंग। विलस्प्रिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करोड़ों साल से सो रहा हूँ, लगता है मैं वीरस से भी ज़्यादा सो कर आया हूँ। यूनिवर्स 16 की एंजल का नाम होता है रैमटोल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेक। मैग्नेक बोलता है कि लगता है किसी को चोट नहीं लगी है, लगता है हम सही समय पे यहाँ पे पहुँच गए, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 17, उसके एंजल का नाम होता है ओलोरोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। ओलोरोस के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो 20 का नाम लेता है, यानी उसे 20 पे गुस्सा आ रहा है। नाइसोस बोलता है कि ओलोरोस शांत हो जाओ। तभी वादोस का किसी पे ध्यान जाता है। वो बोलती है 20 उस तरफ देखो। 20 बोलता है हाँ मैंने देख लिया। इसके बाद हम किसी के पैरों को देखते हैं और ये शख्स हंस रहा होता है। ये शख्स काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है और ये होता है गोल्डन फीज़ा। वो बोलता है कि गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी से मिलने का काफ़ी लंबे समय से मन कर रहा था। हमें पता चलता है कि गोल्डन फीज़ा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फीज़ा बोलता है 20 मैं तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 18 के एंजल का नाम है ट्विस्ट और उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब बन चुका है फ्रीज़ा। ट्विस्ट बोलती है कि लगता है तुम सबको अब समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल रहने से क्या नुकसान हो सकता है। 20 बोलता है फ्रीज़ा, लगता है मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या प्लान कर रहे थे और तुम्हारा शुरुआत से ही प्लान क्या था। इसके बाद फ्रीज़ा 20 के सामने आके खड़े हो जाता है और 20 बोलता है फ्रीज़ा, जब मैंने तुम्हें ज़िंदा किया था मैं जानता था कि तुम खाली तो नहीं बैठने वाली, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। फ्रीज़ा बोलता है 20 मुझे कम समझने की गलती फिर से मत करना, और ये तो सिर्फ एक झलक है उन चीज़ों की जो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे कमांडर्स को जूनों से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ नए यूनिवर्सेस सामने आए हैं, उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं ये बात सुन के काफ़ी हैरान था कि ज़ैनो को 18 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जबकि वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बेकार था। ट्विस्ट से मुझे पता चला कि उसे अपने यूनिवर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो एक रेवोल्यूशनरी बनने के लायक ही नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा ने अपनी टेल से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है और इसके बाद हम फ्रीज़ा की मेमोरी में देखते हैं कि असल में ये सब कुछ कैसे हुआ। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह पर खड़ा होता है और फ्रीज़ा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है। गोल्डन फ्रीज़ा एक अटैक शूट करता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान से टच होते हुए निकल जाता है, पर 18 यूनिवर्स के असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इससे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीज़ा 18 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बोलता है कि लगता है मैं चूक गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीज़ा से बोलता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, पर एकदम से उसके साथ कुछ होता है
फ्रीज़ा एकदम से एक और अटैक शूट कर देता है जो उसकी छाती को चीर देता है और फ्रीज़ा हंसते हुए बोलता है कि लगता है मुझे पहले ही अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा एकदम से जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त घूसा मारता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फ्रीज़ा बोलता है कि वैसे भी तुम पे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्रेस सूट नहीं करती और किसी को तो ये बात सही करनी ही थी, तो मैं ही कर देता हूँ। इसके बाद हम असल टाइम में वापस आ जाते हैं और फ्रीज़ा बोलता है कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बेकार था, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे था। इसके बाद फ्रीज़ा उसकी बॉडी को फेंक देता है। फ्रीज़ा बोलता है कि वैसे भी अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब मैं हूँ, तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हीस बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीज़ा इस बात पर हंसने लग जाता है और बोलता है कि कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो मुझे ज़िंदा करके। व्हीस बोलता है फ्रीज़ा तुम बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जानते कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। फ्रीज़ा इस बात पे हंसता है और बोलता है कि वैसे भी इस सब का क्रेडिट तुम ही चाहता है क्योंकि तुमने ही इस रिस्क को लिया था, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त गोकू कहाँ पर है। ग्रैंड प्रिस्ट भी इसी बारे में सोचने लग जाते हैं। वो बोलते हैं सन गोकू, पर फ्रीज़ा आखिर सन गोकू के बारे में क्यों जानना चाहता है। ग्रैंड प्रिस्ट व्हीस से पूछते हैं। व्हीस बोलता है फादर, मैं आपके बुलाने से पहले गोकू के ही साथ था और रास्ते में आते वक्त मैंने यूनिवर्स 0 को देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये नया यूनिवर्स कहाँ से आ गया, इसीलिए गोकू के बोलने पर मैंने उसे वहाँ पर जांच करने के लिए भेज दिया, पर अब मेरा कॉन्टैक्ट उससे टूट गया है और वो उस बटन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो मैंने उसे दिया था। मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ और यूनिवर्स 0 के अंदर से निकल रहा ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए मैं गोकू की प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। यूनिवर्स 17 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि कहीं तुम उस मॉडल के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो जो कि एक गधे की तरह चिल्लाता हुआ हमारे हेडक्वार्टर्स में आ गया था। चिंता मत करो, हमने उसका स्वागत काफ़ी अच्छे तरीके से किया है जैसा कि हमें करना चाहिए था। ग्रैंड प्रिस्ट ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने सन गोकू को कैद क्यों किया है। सन गोकू की पावर हम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, हम सभी की ताकत उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए गोकू इन लोगों के लिए खतरा तो नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं था कि गोकू के पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जो ये लोग चाहते हों कि हम तक ना पहुँचे। तभी मदर ऑफ एंजल्स हंसने लग जाती है। वो बोलती है काइशी, ऐसा बिहेव मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ ना पता हो, तुम्हें पता है कि हम उसका इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं। और इसके बाद हम असल में गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 0 में कहीं पे कैद पड़ा होता है। वो चारों तरफ से चेन से बंधा हुआ होता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके शरीर में हर जगह से खून निकल रहा होता है। गोकू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो, यहाँ पर वापस आओ, आखिर तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या। तभी फिर से एकदम से ऐसा लगता है कि गोकू की सारी एनर्जी फिर से ख़त्म हो गई है। ऐसा लगता है कि ये सभी चेन गोकू की एनर्जी को खींच रही हैं। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना व्हीस। इसके बाद हम फिर से ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट इन सभी लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेक बोलता है कि हम चाहते हैं कि ये डिवाइन हायरार्की को तोड़ दिया जाए, यानी कि एंजल्स, गॉड्स, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हारे इंटरफेयर ना करने वाले रूल को भी ख़त्म कर दिया जाए, जो रूल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेक ग्रैंड प्रिस्ट की चेयर को गिरा देता है। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट की चेयर गिरती है, कुसु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है फादर। ग्रैंड प्रिस्ट उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ। इसके बाद सभी के सभी नए यूनिवर्सेस से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और सभी के सभी पुराने एंजल्स को ग्रैंड प्रिस्ट की चिंता होने लग जाती है। वो उसकी मदद करने के लिए आना चाहते थे, पर ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सब डरो मत। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हारी इसी इंटरफेयर ना करने वाली पॉलिसी की वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो और तुम्हारी इस डिवाइन हायरार्की की वजह से ही टूर्नामेंट में जब यूनिवर्सेस को इरेज किया गया तो उनके साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को भी इरेज कर दिया गया, पर एंजल्स को इरेज नहीं किया गया। यूनिवर्स 15 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विल स्प्रिंग बोलता है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम खुद को एक गाइड कैसे कह सकते हो। इसके बाद यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रोमेल एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आ जाता है। वो बोलता है कि अब हम लोग और ज़्यादा खेल नहीं खेलना चाहते, हम चाहते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से किया जाए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि अच्छा, वरना तुम क्या करोगे, मुझे ये बताओ कि तुम कर क्या सकते हो। एकदम से मदर ऑफ एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आके खड़ी हो जाती है और उनकी चेयर पे पैर रख लेती है। वो बोलती है कि एक वॉर शुरू होने वाली है जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे होगी, सभी के सभी गॉड्स के बीच में। रेवोल्यूशन अब बस शुरू होने ही वाली है। हर शख्स को, चाहे वो मॉडल हो या कोई और हो, उसे एक साइड चूज़ करनी होगी और आखिर में सिर्फ एक ही बचेगा। चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। हमें इस नई दुनिया के लिए लड़ना होगा जिसमें परफेक्ट बैलेंस हो। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट का वो रूप देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखा है। उन्हें हम पहली बारी गुस्से में देखते हैं और वो एकदम से एक स्पेल को पढ़ने लग जाते हैं। वो एकदम से अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं
और उनके सामने खड़ी हुई मदर ऑफ एंजल्स एकदम से जम जाती है और एक एक करके सभी के सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि नई यूनिवर्सिटी से आए थे वो धीरे धीरे करके जम जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था कि उनकी नाक में से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से हाँफने लग जाते हैं। जैसे ही उनका स्पेल पूरा होता है वो एकदम से थक के ज़मीन पर बैठ जाते हैं। कोसू एकदम से भागते हुए ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ आती है। ग्रैंड प्रीस्ट की नाक में से खून निकल रहा होता है। वो बोलती है, फादर क्या आप ठीक हैं? ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे होते हैं पर वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कोसू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती है कि आपने इन लोगों के साथ क्या किया? ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि मैंने इन सभी को टाइम और स्पेस में जमा दिया है पर अभी ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इन सभी को यूनिवर्स 0 में पहुंचाना होगा और उस पूरे के पूरे यूनिवर्स को फ्रीज करना होगा। इसके बाद हम मदर ऑफ एंजल्स और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को फ्रीज हुआ देखते हैं। कोसू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछती है कि इतने सारे लोगों को और यूनिवर्सेस को फ्रीज करना कहीं आपकी हेल्थ के लिए ख़राब तो नहीं होगा? ग्रैंड प्रीस्ट कोसू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम वीस को देखते हैं। वीस यूनिवर्स 5 के एंजल कोकाटेल से बोलता है कि कोकाटेल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम सभी सुप्रीम काइस को इकट्ठा कर सकें, कबीटो काई के साथ साथ। उन सभी की मदद से शायद हम ये कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी सुप्रीम काइस वहाँ पर आ जाते हैं और कोकाटेल सबसे बोलता है कि आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मुझे लगता है कि वीस ने आपको पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा। क्या आपको लगता है कि आप हमारी हेल्प कर पाएंगे? इसके बाद हम कबीटो को देखते हैं। वो बोलता है कि ये काम किसी भी तरीके से आसान नहीं होने वाला पर यहाँ पर 13 सुप्रीम काइस हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आएगी। वीस सभी के सभी सुप्रीम काइस से बोलता है कि आप सभी लोग खड़े हो सकते हैं, इस वक्त फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट सभी से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज़ एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि गोकू के साथ और एंजल्स की दुनिया में क्या चल रहा है और कितनी बड़ी लड़ाई उनकी तरफ बढ़ रही है। सभी के सभी लोग पिकनिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चीची को देखते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान होती है। वो गोकू के बारे में सोच रही होती है क्योंकि गोकू काफ़ी लंबे समय से घर नहीं आया होता और ये चीज़ विडेल भी नोटिस कर लेती है। चीची परेशान होकर घर के अंदर जाने लग जाती है और गोटन बोलता है कि मॉम को क्या हुआ? विडेल बोलती है कि मुझे भी नहीं पता पर वो चीची के पीछे जाती है और पूछती है, चीची क्या तुम ठीक हो? चीची बोलती है हाँ, पर चीची असल में रो रही होती है। शायद उसे अंदाज़ा हो गया है कि गोकू के साथ कुछ गलत हुआ है। विडेल चीची को समझाने की कोशिश करती है कि शायद गोकू बस लेट हो गया है, आप तो उन्हें जानते ही हो। पर जल्दी सबको पता चल जाएगा कि चीची को जो लग रहा था वो सही था और गोकू के साथ क्या हुआ है। चीची का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो बोलती है कि हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोहान तैयार हो रहा होता है और उसकी मसल्स काफ़ी बड़ी हो चुकी होती हैं, जिसका मतलब ये है कि उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वो तैयार होकर बाहर जाता है। वो आसमान की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है कि आज तो आसमान काफ़ी सुंदर लग रहा है। गोहान सभी लोगों के पास बाहर जाता है और वो विडेल से पूछता है कि डैड अभी तक नहीं आए। इसके बाद हम गोटन और ट्रंक्स को देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले थोड़े से बड़े हो चुके हैं। गोहान देखता है कि चीची बहुत ज़्यादा परेशान है पर वो जानता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी शायद कहीं ना कहीं जानता है कि कुछ गलत हो रहा है पर वो बोलता है कि चलो खाना शुरू करते हैं। इसके बाद पिकलो और गोहान दोनों आसमान की तरफ देखते हैं और वो बोलता है कि ये क्या है। इसके बाद हम सीधा यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं। यूनिवर्स 11 के प्लेनेट ज़ुरूस पर जिरेन किसी से लड़ रहा होता है और ये एक तरीके का मॉन्स्टर होता है पर जिरेन इसे बहुत ही आराम से हरा देता है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद जिरेन ज़मीन पर लैंड करता है और उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है। वो कुछ देखता है और चौंक जाता है और इसके बाद हम सीधा यूनिवर्स 6 में आ जाते हैं। हम लोग होते हैं प्लेनेट जीनो पर और यहाँ पर हम हिट को देखते हैं। हिट यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हुआ होता है, यानी कि असैसिनेशन का काम। वो उस शख्स को देखता है जिसे उसे मारना है। वो कुछ ही सेकंड्स में उसके पास जाता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे मार देता है पर तभी हिट का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो भी चौंक जाता है। और इसके बाद हम सीधा प्लेनेट सैडाला पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि केल और कलीफ्ला ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। केल पुशअप्स कर रही होती है और तभी वहाँ पे काबा आता है। काबा केल और कलीफ्ला से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो एक दूसरे को हाई करते हैं। तभी कलीफ्ला अपने 20,000 पुशअप्स पूरे कर लेती है। वो खड़े होकर काबा को हाई बोलती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। काबा बोलता है कि बस ऐसे ही, मैं यहाँ से गुजर रहा था। तभी काबा का ध्यान भी आसमान की तरफ जाता है और वो एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है कि वो क्या है। कलीफ्ला को कुछ समझ नहीं आता। वो इरिटेट होकर काबा से पूछते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। काबा आसमान की तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि उधर की तरफ देखो, वहाँ पर एक अजीब सी बॉल है। कलीफ्ला आसमान की तरफ देखती है और बोलती है कि पता नहीं वो क्या है। वो केल से बोलती है, केल उधर देखो, आसमान में एक अजीब सी बॉल है। केल बोलती है हाँ, सच में काफ़ी अजीब बात है। तभी एकदम से कलीफ्ला और बाकी सभी लोगों को एक आवाज़ आती है
ये आवाज़ बोलती है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आवाज़ उसी बॉल के अंदर से आ रही होती है। ये आवाज़ होती है ग्रैंड प्रीस्ट की। ग्रैंड प्रीस्ट सभी लोगों से बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं हूँ मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट। मैं यहाँ आपके लिए उस शख्स से एक ऑर्डर लेकर आया हूँ जिससे आप सभी लोग भगवान कहते हैं। काबा बोलता है कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट को हम सभी से इस बॉल के थ्रू बात करने की क्या ज़रूरत है। ग्रैंड प्रीस्ट इस बॉल के थ्रू बात इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी की पूरी बात पूरे के पूरे मल्टीवर्स में पहुँच सके। वो किसी एक शख्स से बात नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त 12 के 12 यूनिवर्स से बात कर रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताने के लिए आया हूँ। एक ईवल एंजल ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मैंने उसे करीब अगले 2 साल के लिए जमा दिया है। और जैसे ही ये 2 साल का समय ख़त्म होगा, मल्टीवर्सल लेवल पर एक बहुत ही बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। दुनिया में हर शख्स को इस वॉर में पार्टिसिपेट करना होगा और एक साइड को चूज़ करना होगा। गोहान पिकलो से बोलता है कि पिकलो, इसका क्या मतलब है। 12 के 12 यूनिवर्स ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। खलीफा बोलती है कि ये क्या हो गया। टोपो एकदम से जिरन से कांटेक्ट करता है और पूछता है, जिरन क्या तुमने ये सब कुछ सुना। जिरन बोलता है हाँ। इसके बाद हम वापस यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं। सभी लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वापस धरती पर आ चुका है। वेजिटा सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुमने वो सब कुछ सुना। ट्रंक्स बोलता है हाँ। गोटेन वेजिटा से पूछता है, वेजिटा क्या मेरे डैड तुम्हारे साथ नहीं थे। वेजिटा बोलता है नहीं। क्या वो धरती पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी गोटेन अपनी रोती हुई मॉम की तरफ देखता है और बोलता है नहीं। और तभी हमें गोकू की एक झलक दिखती है। हम देखते हैं कि गोकू इस वक्त जमा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा समय बीत जाता है और हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा कुछ सोच रही होती है। वो बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 2 साल हैं, यानी कि हमें कोई तरीका ढूंढना होगा और सब कुछ तरीके से होना चाहिए। हम देखते हैं कि बुल्मा वेजिटा के साथ थी और वेजिटा कपड़े बदल रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि बिल्कुल सही कह रही हो, हर किसी को एक रोल प्ले करना होगा और सबका एक रोल होना चाहिए। और हाँ, मुझे एक बात और याद आई, हमें इस ब्रोडी को ढूंढना होगा। उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, वो हमारे काफ़ी काम आ सकता है। क्या तुम जाकर उसे और उसके दोस्तों को यहाँ पर ला सकती हो, जो पूरी की पूरी ग्रीन है और जो पूरे के पूरा ऑरेंज है। बुल्मा बोलती है, वेजिटा उन लोगों के नाम भी हैं। वेजिटा बोलता है कि अब मैं अपना काम करूँगा। मैं गोहान, गोटेन और ट्रंक्स इन सभी को 20 के साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ। इसके बाद हम पिकलो को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल ट्रेनिंग कर रहा होता है। पिकलो की ट्रेनिंग बस चली रही होती है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि कोई शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद पिकलो अपनी ट्रेनिंग रोक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जैको को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बुल्मा से बात कर रहा था। तभी बुल्मा एकदम से उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम बिजी हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम बहुत ज़्यादा शेल्फिश हो। दरअसल बुल्मा ने ब्रोडी तक पहुँचने के लिए जैको की मदद मांगी थी और जैको इसके लिए मना कर रहा है, पर जैको भी बुल्मा के सामने हार जाता है और बोलता है कि ठीक है। जैको का साथी उसे देखने लग जाता है और जैको एकदम से उस पर चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। वो बस ये चाहती है कि मैं जाके किसी को ढूंढूं, मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, सही कह रहा हूँ ना। जैको का साथी बोलता है कि मैंने थोड़ी ना कुछ कहा। बुल्मा को अभी भी जैको पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि ये जैको सच में बहुत ज़्यादा आलसी है, दुनिया इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है, एक वॉर शुरू होने वाली है, फिर भी वो मेरा काम नहीं करना चाहता। वो अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता, इतना तो उसे करना ही चाहिए, मैंने सही कहा ना। बुल्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटा ब्रा को लेकर बाहर जा रहा होता है। वो बोलता है कि जब वो ऐसी होती है और इतने गुस्से में होती है, जब उससे बेस्ट वॉरियर्स भी नहीं लड़ सकते। वेजिटा रूम के बाहर जाता है और बुल्मा अभी भी चिल्ला रही होती है। वो बोलती है कि ये जैको सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, जब वो धरती पर आएगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी, होगा वो अपने घर का गैलेक्टिक पेट्रोलर। वेजिटा थोड़ा सा डरते डरते रूम से बाहर आ जाता है और रूम बंद कर देता है। एकदम से ब्रा भी रूम के बाहर आते ही रोने लग जाती है और गोहान वेजिटा को आवाज़ लगाता है। वो बोलता है, वेजिटा लगता है अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या। वेजिटा धीरे से बोलता है कि काश दिक्कत सिर्फ अंदर ही होती। इसके बाद विडल वेजिटा के पास आती है और ब्रा को उसके हाथों से ले लेती है। वो बोलती है कि चिंता मत करो वेजिटा, मैं इसका ध्यान रख लूँगी। वेजिटा विडल को थैंक्स बोल के गोहान के पास जाता है। वो बोलता है, गोहान तुमने अगले 2 सालों के बारे में क्या सोचा है, तुम क्या करने वाले हो, ट्रेनिंग करोगे या पढ़ाई। गोहान बोलता है कि मैं तो दोनों चीज़ें करने की सोच रहा था। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, पर मेरे दिमाग में भी एक आइडिया था, कैसा रहेगा अगर तुम 20 के साथ जाके ट्रेनिंग करो। कैकरोट अपनी वहाँ पर लास्ट ट्रेनिंग कर रहा है और जितना मैं उन लोगों को समझा हूँ, उन्हें तुम्हें ट्रेनिंग देने में काफ़ी मज़ा आएगा। तुम्हारा छोटा भाई गोटेन और मेरा बेटा ट्रंक्स मुझे इस चीज़ के लिए पहले ही हाँ बोल चुके हैं। गोहान वेजिटा से बोलता है, वेजिटा मुझे माफ़ करना, पर मैं पहले ही सोच चुका हूँ कि मैं इन 2 सालों में क्या करने वाला हूँ। और हाँ, गोटेन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग के बारे में डैड ने मुझसे कहा था कि तुम उन्हें हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करा सकते हो। वेजिटा बोलता है, हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, पर क्या जब तक तुम क्रेलिन, यामचा और टियन को मिलने जा सकते हो।
मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। गोहान इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। मल्टीवर्स में होने वाली लड़ाई के लिए हमारे हीरोज़ ने ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है और गोहान लोगों को रिक्रूट करने के लिए निकल जाता है। ये लड़ाई शायद ड्रैगन बॉल के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। सबसे पहले वो क्रेडिन के घर जाता है। जैसे ही गोहान क्रेडिन के घर पे पहुंचता है, उसे क्रेडिन, नंबर 18 और मैरन दिखती है। वो सभी को हाय बोलता है और सभी उसे हाय बोलते हैं। क्रेडिन गोहान को देख के खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। गोहान बोलता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है कि यामचा और टियन कहाँ पर हैं? क्रेडिन कहता है कि तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो लोग भी यहीं पर आए हुए हैं और हमारे घर के अंदर हैं। गोहान कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात बताने आया था। मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल तक आप लोगों को किस तरीके की ट्रेनिंग करनी है। क्रेडिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलता है कि रुको, थोड़ी तसल्ली रखो, और ये बोल के वो हंसने लग जाता है। क्रेडिन इस लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और उसे नहीं पता कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना भी चाहता है या नहीं। इससे पहले कि क्रेडिन कुछ बोल पाए, एकदम से गोहान का फ़ोन बजने लग जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा होता है। वेजिटा के पास वीस और बीरस आए हुए होते हैं। वेजिटा बोलता है, गोहान मैं 20 के साथ हूँ और उसने मुझे अभी अभी बताया कि कैकरोट भी यूनिवर्स 0 में था और ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे भी फ्रीज कर दिया है। गोहान, क्रेडिन, 18, ट्रंक्स और गोटेन ये बात सुन के सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम वापस पिकलो के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अभी भी मेडिटेशन कर रहा होता है। वो जानता है कि कौन लोग उससे मिलने आए हैं। वो लोग बोलते हैं कि नैमिक, तुम जानते हो कि हम कौन हैं और अगले 2 साल तक हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। पिकलो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक नैमिक बोलता है कि हमें लगता है कि हम सभी के पास कुछ ऐसा है जो हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। पिकलो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है, पर उससे पहले मैं अपना एक काम करना चाहता हूँ। और ये बोलकर एकदम से पिकलो खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम प्लेनेट वैम्पा को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट वैम्पा पे एक शिप लैंड करी होती है और उस शिप के सामने ब्रोली, चिलाए और लीमो खड़े हुए होते हैं। आखिरकार उस शिप का दरवाज़ा खुलता है और चिलाए एकदम से पहचान जाती है कि उस शिप के अंदर कौन है और वो बुल्मा को हाय बोलती है। बुल्मा शिप से बाहर उतरती है और उसके साथ जैको होता है। बुल्मा एकदम से ब्रोली को देखती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा लंबे होगे। बुल्मा को ब्रोली से बात करता हुआ देखकर चिलाए का गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बुल्मा बोलती है कि मुझे लगता है कि आसमान में तुमने उस बहुत बड़ी ब्लैक सी बॉल को देखा होगा, सही कहा ना। लीमो बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हें भी वो अजीब सा ड्रीम आया था। बुल्मा बोलती है, ड्रीम? नहीं, वो कोई ड्रीम नहीं था, वो सच में ग्रैंड प्रीस्ट थे। लीमो बोलता है, नहीं, वो एक ड्रीम था, हम तीनों को एक जैसा ड्रीम आया था। बुल्मा बोलती है, बड़ी अजीब सी बात है। बुल्मा बोलती है कि शायद मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ है। शायद जिस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी अनाउंसमेंट करी, तुम सभी शायद उस समय सो रहे होगे। शायद ग्रैंड प्रीस्ट के सामने कोई और चारा नहीं रहा होगा क्योंकि उस समय बिलियंस ऑफ लोग सो रहे होंगे और उनके पास उस अनाउंसमेंट का कोई और चारा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने एक सपने के तौर पर उस अनाउंसमेंट को किया होगा। चिलाए, लीमो और ब्रोली ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं और चिलाए पूछती है कि क्या ये बात सच है। बुल्मा उन्हें बताती है कि हाँ, ये बात सच है। चिलाए बोलती है कि इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। बुल्मा बोलती है कि हाँ, इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। तभी एकदम से बुल्मा को एक फ़ोन आने लग जाता है और ये कॉल वीस का होता है। वीस बुल्मा को बुरी खबर देता है और गोकू के बारे में बताता है। बुल्मा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम वापस धरती पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान क्रेडिन के घर के अंदर है और वहाँ पर मास्टर रोशी, टियन और यामचा भी हैं। गोहान सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है, दोस्तों, डैड के बिना भी हमें इस वॉर को जीतना होगा, हम सभी को अपना रोल प्ले करना होगा। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आप सभी के लिए क्या ट्रेनिंग सही रहेगी। क्रेडिन अपनी ताकत का लेवल जानता है और वो इस बात से काफ़ी निराश होता है। वो बोलता है, गोहान, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जबकि मैंने खतरनाक वॉरियर्स का सामना भी नहीं किया था और ये वॉर तो दुनिया के सबसे ताकतवर देवताओं के खिलाफ है, तो इसमें मैं क्या कर पाऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सभी को गोकू की तरह एक स्पीच दे सकूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पर मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मास्टर रोशी भी सेम बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं क्रेडिन की बात से सहमत हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, पर मैं करीब 350 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकता हूँ। क्रेडिन बोलता है कि शायद मेरे सोचने का तरीका गलत हो सकता है, पर मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। ये बात सुन के 18 हैरान रह जाती है। गोहान बोलता है कि मेरे डैड ना जाने कितने सालों से इस दुनिया की रक्षा करते आए हैं और अपनी जान को दांव पे लगाते हुए आए हैं, वो भी बिना किसी डर के। अगर तुम अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, पर इस वक्त मेरे डैड और ना जाने कितने बिलियन लोग हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। क्रेडिन गोहान की ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है
और वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे क्या करना है। यामचा बोलता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। टीएन बोलता है कि मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। नंबर 18 एकदम से खड़ी होती है और क्रेलिन को बोलती है कि क्रेलिन मेरे साथ चलो। 18 क्रेलिन को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है ताकि वो उसे समझा सके। वो बोलती है क्रेलिन मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त जो कर रहे हो वो हमारे लिए ही कर रहे हो, पर ये लड़ाई सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की जानों के बारे में है। क्रेलिन बहुत ज़्यादा परेशान लगने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, पर मैं किसी फैसले पर नहीं आ पा रहा हूँ। 18 बोलती है कि तुम चाहे जो मर्जी फैसला करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अगर तुम लड़ने का फैसला करोगे तो मैं लड़ूंगी, अगर तुम रुकने का फैसला करोगे तो मैं रुकूंगी। ये बात सुन के क्रेलिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और आखिरकार वो अपने मन में एक फ़ैसला पक्का कर लेता है। इसके बाद हम कैप्सूल कॉर्प पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स ब्रा को अपने हाथों में लेके रो रहा होता है। वो बोलता है ब्रा, मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल तुम्हारी ज़िंदगी जितने ही लंबे हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। ये बोलते बोलते ट्रंक्स की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी होकर एक बहुत ही ताकतवर प्रिंसेस बनोगी। तभी हम वेजिटा और गोटेन को देखते हैं। वेजिटा गोटेन को आगे जाने के लिए बोलता है और बोलता है ट्रंक्स बहुत हो गया, अब चलो और जाओ और उस क्यूब के अंदर चले जाओ। वो ब्रा को ट्रंक्स के हाथों में से अपनी गोद में ले लेता है और सबके बाहर जाने का इंतज़ार करता है। वेजिटा इसके बाद ब्रा को देखता है और बोलता है कि मेरी प्रिंसेस चिंता मत करना, तुम्हारे डैड जल्दी वापस आएंगे। जैसे ही 20 वेजिटा और बाकी सभी का जाने का टाइम हो रहा होता है, तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है। उस ट्रक के अंदर से बुल्मा के डैड निकलते हैं और वेजिटा बोलता है कि ब्रा का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। बुल्मा के डैड यानी कि डॉक्टर ब्रीफ हंसते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार वो मेरी ही ग्रैंड डॉटर है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और एक्साइटिंग काम हो। इसके बाद हम फिर से ट्रंक्स को देखते हैं जो ब्रा को गले से लगाकर रो रहा होता है। वेजिटा जाकर उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है ट्रंक्स अब चलने का समय हो गया है। ट्रंक्स इसलिए रो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगले 2 साल तक वो अपनी बहन से नहीं मिल पाएगा। वेजिटा बोलता है कि गोहान और बाकी सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और इसके बाद वो उस क्यूब के अंदर घुसने लग जाते हैं जो 20 वहाँ पर लेकर आया होता है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकें। और इसके बाद हम मास्टर रोशी, 18 और गोहान को देखते हैं। हम देखते हैं कि क्रेलिन अपना फ़ैसला ले चुका है। क्रेलिन ने ये फैसला लिया है कि वो लड़ेगा और 18 यहीं पर रह के और उनकी बेटी का ध्यान रखेगी। क्रेलिन बोलता है गाइस चलने का समय हो गया है, हमें क्यूब तक पहुंचना है, इस लड़ाई में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। आखिरकार हमारी यूनिवर्स 7 की टीम एक बार फिर से तैयार है और इस बारी भी वो अपनी पूरी जी जान से लड़ेंगे। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ वेजिटा, वीस और बीरस को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ पर उड़कर जा रहे होते हैं और गोहान क्रेलिन की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि क्रेलिन के लिए ये फैसला कितना ज़्यादा मुश्किल था। और आखिरकार हमारे हीरोज़ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स और वीस उनका ऑलरेडी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और वो उन्हें देख के काफ़ी खुश होते हैं। और आखिरकार हमारे सभी के सभी हीरोज़ उस क्यूब के अंदर जाते हैं जो वीस उनके लिए लेकर आया होता है। इससे वो यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। वीस गोहान से पूछता है गोहान मुझे लगता है कि जो लोग आने थे वो सभी आ चुके हैं, तो अब क्या करना है। गोहान बोलता है कि हाँ सभी लोग आ चुके हैं, सबसे पहले हम यूनिवर्स 9 में जाएंगे। वेजिटा बोलता है यूनिवर्स 9, तुम यूनिवर्स 9 में क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है। गोहान बोलता है हाँ मैंने यामचा, टीएन और क्रेलिन के लिए कुछ सोच रखा है। ये लोग वहाँ पर जाके ट्रायो ऑफ डेंजर से मिलेंगे। मैंने वैसे तो उनसे बात नहीं करी है, पर मुझे लगता है कि वो लोग इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यामचा, क्रेलिन और टीएन अभी क्यूब के अंदर एंटर कर रहे होते हैं और क्रेलिन बोलता है कि ट्रायो ऑफ डेंजर, क्या तुम्हारा प्लान सच में ये था। गोहान बोलता है हाँ, अगर वो तीनों हमारे यूनिवर्स में होते तो वो सेल और माजिन बू को बड़े आराम से हरा सकते थे। यामचा बोलता है कि वो 3 फॉक्सेस जिनके बारे में टीएन ने मुझे बताया था। गोहान बोलता है हाँ बिल्कुल सही समझे। यामचा बोलता है कि मैं टीएन की बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था, मुझे लगता है कि ये ट्रायो ऑफ डेंजर बिल्कुल बेकार होंगे, इन्हें मैं आराम से संभाल लूँगा। टीएन यामचा से बोलता है यामचा मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए। गोहान और क्रेलिन इस बात पे हंसने लग जाते हैं। गोहान बोलता है कि हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। यामचा बोलता है कि देखना जब मैं उनसे लड़ूंगा तो वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगेंगे। इसके बाद हमारे हीरो जिस क्यूब के अंदर होते हैं वो क्यूब एकदम से उठने लग जाती है और उनका ट्रैवल आखिरकार शुरू होने वाला है। वीस बोलता है कि सब तैयार रहो। ट्रंक्स अपनी बहन ब्रा और अपने ग्रैंडपा को गुड बाय बोलता है, वो लोग भी उन्हें बाय बोलते हैं और इसके बाद उनका ट्रैवल आखिरकार शुरू हो जाता है और वो धरती से निकल जाते हैं। इसके बाद हम प्लेनेट वैम्पा पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट वैम्पा से एक शिप बाहर निकल रही है। ये शिप वही होती है जिसमें बुल्मा यहाँ पर आई थी। जैको इसी शिप के अंदर होता है। वो बोलता है कि पेट्रोल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे, तो सब लोग तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि बुल्मा चिल्लाए, ब्रोली और लीमो को मनाने में कामयाब हो जाती है और वो लोग भी उनके साथ होते हैं। चिल्लाए बोलती है
कि हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले हैं। बुल्मा बोलती है हाँ, प्लैनेट सडाला असल में यूनिवर्स 6 में है। बुल्मा इतना बोल ही रही होती है कि जैको एकदम से शिप की स्पीड बढ़ा देता है और शिप की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। ब्रोली के अलावा जो भी शिप में होता है उसे बहुत तगड़ा झटका लगता है। जैको ने ये सब कुछ बिना बताए किया होता है, इसीलिए बुल्मा बोलती है कि जैको मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम फिर से विस और बाकी सभी हीरोज़ को देखते हैं। विस बोलता है कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम देखते हैं कि वो लोग यूनिवर्स 9 में होते हैं और प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट चलामेंट। विस बोलता है कि हम अपनी पहली डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। क्रेडेन बोलता है कि मिस्टर विस आप तो हमारे लिए एक बहुत ही कमाल की टैक्सी लेकर आए हैं। विस बोलता है कि क्या टैक्सी, ये क्या होती है? हमारे हीरोज़ एक बहुत ज़्यादा डार्क प्लैनेट के सामने होते हैं। गोहान प्लैनेट को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि कितनी अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये प्लैनेट कॉटन या स्टीम से बना हो। विस बोलता है हाँ, प्लैनेट चलामेंट जाना है इसलिए जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ एक बहुत ही थिक लेयर है क्लाउड्स की। क्रेडेन बोलता है क्या ये इसलिए जाना चाहता है? आखिर ये क्लाउड की लेयर कितनी थिक है? विस बोलता है कि ये करीबन 3000 किलोमीटर जितनी थिक है, या फिर तुम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि ये प्लैनेट की आधी सतह के बराबर है। क्रेडेन ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या प्लैनेट का असली सरफेस इतनी ज़्यादा अंदर है और हमें वहाँ तक खुद जाना होगा? विस प्लैनेट के बाहर पहुँचते ही एकदम से अपनी क्यूब को रोक देता है। गोहान बोलता है कि लगता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सही कहा ना क्रेडेन? इसके बाद हम देखते हैं कि प्लैनेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और ये विस ने बनाया होता है ताकि सभी लोग प्लैनेट के अंदर आराम से जा सकें। इसके बाद हम प्लैनेट के अंदर के लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लैनेट के अंदर लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है और जो गड्ढा विस ने किया होता है वहाँ से लाइट आ रही होती है और लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उनके प्लैनेट पर ज़्यादातर समय लाइट नहीं होती। क्रेडेन उस गड्ढे को देखता है जहाँ से प्लैनेट की सतह दिख रही होती है। वो बोलता है कि लगता है जाने का समय आ गया। गोहान, यामचा, टीएन चलो चलते हैं। गोहान बोलता है नहीं, यहाँ पर आप सभी जा रहे हो, मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरूँगा। यामचा बोलता है कि लगता है तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ पर जाने की तुम बात कर रहे थे। गोहान बोलता है बिल्कुल सही समझे, मुझे लगता है कि वहाँ पर जाना मेरे लिए बेहतर रहेगा। टीएन बोलता है कि ठीक है, गुड लक। गोहान बोलता है विस लगता है आप भी समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। विस इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है हाँ गोहान मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेडेन, टीएन और यामचा क्यूब से निकल जाते हैं और उस गड्ढे के अंदर जाने लग जाते हैं और विस भी बाकी सभी लोगों को लेके अपनी अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। क्रेडेन, यामचा और टीएन अपनी फुल स्पीड में उड़ रहे होते हैं और तेजी से प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। वो अपनी फुल स्पीड में उस गड्ढे के अंदर जा रहे होते हैं और आखिरकार वो प्लैनेट पर लैंड करते हैं। इसकी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटन गोहान के बारे में बात कर रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि गोहान आखिरकार यहाँ पे क्यों उतरा? गोटन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। गोहान जिस सीक्रेट जगह पे जाना चाह रहा था वो वहाँ पे पहुँच चुका है और वो वहाँ पे लैंड भी कर चुका है। और इसके बाद हम यूनिवर्स 6 के प्लैनेट सडाला को देखते हैं और यहाँ पर विस की क्यूब लैंड करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे सैयन्स होते हैं। वो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को कभी नहीं देखा है। उनमें से एक सैयन बोलता है कि ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि वेजिटा क्यूब से बाहर आता है और विस को थैंक्स बोलता है। एक सैयन वेजिटा के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक सैयन हो। वेजिटा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो सैयन को पीट देता है। वो बोलता है कि मैं एक सैयन हूँ, बेवकूफ़, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ। बाकी सैयन्स को वेजिटा की इस हरकत पे गुस्सा आ जाता है। वो सभी लोग वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो तो तैयार हो जाओ। वेजिटा एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि पहला तो एक हाथ वाला सैयन और दूसरा एक आंख वाला सैयन, और बाकी सभी सैयन्स को देख के भी ऐसा लग रहा है कि उनका लेवल 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस लेवल तक गिरना पड़ेगा। इसके बाद हम विस की क्यूब में बचे हुए लास्ट लोगों को देखते हैं, यानी कि ट्रंक्स और गोटेन। ट्रंक्स वीरस के प्लैनेट को पहली बार देख रहा होता है और उस प्लैनेट को देख के काफ़ी हैरान होता है। गोटेन बोलता है कि वैसे मुझे जितना लगा था वीरस का प्लैनेट उससे ज़्यादा छोटा है। ट्रंक्स बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सोचो अपने नाम पर एक पूरा का पूरा प्लैनेट होना कितने कमाल की बात है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की क्यूब बस वीरस के प्लैनेट तक पहुंचने ही वाली होती है। वीरस शिप को देखता है और वो देखता है कि शिप के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो यहाँ पर नहीं देखता। वीरस एकदम से खड़े होकर हंसने लग जाता है और बोलता है विस आखिर ये सब क्या है। विस, गोटेन और ट्रंक्स शिप से उतर जाते हैं और विस लॉर्ड वीरस की बात सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लॉर्ड वीरस, लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए। वीरस बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये सैयन्स की छुट्टी मनाने की जगह नहीं है। इन लोगों को वापस इनके घर ले जाओ, मुझे वैसे भी यहाँ पर बच्चे नहीं चाहिए। गोटेन को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि क्या हम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए हैं? क्या तुम सच में सीरियस हो? मेरे डैड हो सकता है इस वक्त मर चुके हों। वीरस को एकदम से गोटेन की बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है बच्चे अपनी टोन ज़रा संभाल के, हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक लेवल की वॉर आने वाली है। इस वक्त हम तुम्हारे फादर की चिंता नहीं कर सकते। तुम्हारा फादर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला था, तो आज नहीं तो कल उसकी मौत तो होनी ही थी। अपने फादर की बेइज्जती सुन के गोटेन चुप नहीं रह पाता और वो एकदम से सुपर सैयन में बदल जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं
और वो एकदम से लॉर्ड बीरस पे हमला कर देता है। गोटेन के अंदर भले ही कितनी भी ताकत हो, पर वो लॉर्ड बीरस जितना ताकतवर नहीं है। एकदम से ट्रंक्स गोटेन और बीरस के बीच में आ जाता है और वो गोटेन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि गोटेन, क्या तुम पागल हो गए हो? ट्रंक्स जानता है कि इस वक्त गोटेन जो कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है, पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। गोटेन ट्रंक्स के रोकने से नहीं रुकना चाहता। वो बोलता है, ट्रंक्स मेरे सामने से हट जाओ। गोटेन एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फिर से बीरस पे अटैक करने की कोशिश करता है। उसका पूरा का पूरा ध्यान बीरस पे होता है और बीरस भी गुस्से में उसे देख रहा होता है। ट्रंक्स इस बारी सुपर सैयन में बदल जाता है और गोटेन को रोकने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि गोटेन कोई गलती करे, पर गोटेन अभी भी नहीं मानता। वो बोलता है, ट्रंक्स प्लीज़ मेरे सामने से हट जाओ। पर अब तक बीरस के गुस्से का पारा चढ़ चुका होता है। वो एकदम से अटैक करना शुरू करता है। वो गोटेन के चेहरे को पकड़ लेता है और गोटेन से बोलता है कि बच्चे की तरह रोना बंद करो। वो एकदम से गोटेन को बहुत ही दूर फेंक देता है। बीरस के इतने छोटे से अटैक से गोटेन एक मून से जाके टकराता है और उस मून में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोटेन को देख के पता चल रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वो बोलता है कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है बीरस, पर गोटेन की हालत को देख के लग रहा होता है कि वो इससे आगे शायद नहीं लड़ पाएगा। एकदम से बीरस फिर से गोटेन के पास जाता है और उसके चेहरे को फिर से पकड़ लेता है। बीरस बस डिस्ट्रक्शन बोलने ही वाला होता है, पर अचानक से ही वो रुक जाता है। शायद उसे याद आ जाता है कि ये गोकू का बेटा है और अगर इसे कुछ हुआ तो गोकू पागल हो जाएगा। वो एकदम से अपनी उंगली को फ्लिक करता है और गोटेन के सर पे मारता है, जिससे गोटेन बेहोश हो जाता है और अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से बाहर आ जाता है। वो बोलता है, वीस मैं इस बारी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे अपने प्लेनेट पर अब और ज़्यादा गैस नहीं चाहिए। तुम लोग कहीं और जाकर प्रैक्टिस करो। वीस बोलता है कि ठीक है। ट्रंक्स भी आखिरकार शांत हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त बच चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 9 में आते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट चैलामेंट के अंदर क्रेडिन, यामचा और टीएन तीनों धरती तक पहुंच चुके हैं। टीएन लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उन लोगों को ट्रायो ऑफ डेंजर कहाँ मिलेंगे, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा होता। क्रेडिन बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते। पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान बर्गामो, लेवेंडा और बेसिल हमारी बात को समझ रहे थे। क्रेडिन, यामचा और टीएन चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रायो ऑफ डेंजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ देखना चाहिए। तभी हम ट्रायो ऑफ डेंजर को देखते हैं और बेसिल को क्रेडिन, यामचा और टीएन दिख गए होते हैं। वो बोलता है, बर्गामो, लेवेंडा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग वो हैं जिनसे हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़े थे। लगता है ये लोग यूनिवर्स 7 से आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि आसमान में जो इतना बड़ा छेद बना था वो इन लोगों ने बनाया था, जिसके बारे में उस बच्चे ने हमें बताया था? इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में आते हैं। हम देखते हैं कि बॉडीज़ का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है और उसके सामने वेजिटा होता है। ये सभी वो सैयन्स हैं जिन्हें वेजिटा ने अभी अभी हराया है। तभी दूर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि मेरे दोस्तों का ढेर किसने लगा दिया। तभी हम देखते हैं कि ये कलीफ्ला है और वो वेजिटा को देख के हैरान रह जाती है। ये सभी के सभी सैयन्स कलीफ्ला की गैंग में थे। कलीफ्ला एकदम से वेजिटा से बोलते हैं कि वेजिटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद हम उस शिप को देखते हैं जो कि अभी अभी यूनिवर्स 6 में एंटर हुई होती है। इसके अंदर जैको, बुल्मा, ब्रोली, चिलाए और लीमो होते हैं। जैको सभी से बोलता है कि हम लोग यूनिवर्स 6 में पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा झटके नहीं लगे होंगे। और इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं। वो सभी लोग इधर उधर पड़े होते हैं। बुल्मा को जैको पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो। जैको इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है कि चाहे जो भी कहो, तुम्हारी शिप सक्सेसफुल रही। अब हम चलते हैं प्लैनेट सैडाला की तरफ। और इसके बाद वो शिप को बहुत तेज़ी से प्लैनेट सैडाला की तरफ बढ़ाने लग जाता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आते हैं। हम देखते हैं कि मार्गरीटा सभी को कुछ समझा रही होती है। वो बोलते हैं कि लॉर्ड बेलमोट अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को लूज़ नहीं करेंगे, पर लॉर्ड बेलमोट करीब 30 लाख साल से भी ज़्यादा समय के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रहे हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमॉर्टैलिटी उन लोगों के पास तभी तक रहती है जब तक वो एक देवता होते हैं और जब तक वो राज करते हैं। तभी हम टोपो को देखते हैं जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में होता है। वो इस बात को सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि लॉर्ड बेलमोट उसके टीचर थे। तभी हम बेलमोट को देखते हैं जो कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में नहीं होता। वो बोलता है कि मुझे पता है, हो सकता है मैं मारा जाऊँ, क्या पता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से जी रहा हूँ। अपनी स्पीसीज़ के मुकाबले भी मैं काफ़ी लंबा जिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टोपो के साथ जिरेन और डिस्पो भी होते हैं। बेलमोट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को ये कभी नहीं बताया, पर मेरी नज़र में तुम तीनों भी बहुत महान वॉरियर्स हो जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सुनकर टोपो अपनी आँख बंद करता है और अपने आप को तैयार कर लेता है जो चीज़ आगे होने वाली है उसके लिए। वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। आखिरकार मार्गरीटा रिचुअल को शुरू करती है। ये रिचुअल है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बदलने का, यानी कि पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इमॉर्टैलिटी को नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बहुत ही बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं। वो एकदम से चमकने लग जाती हैं और इसके बाद हम पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो को देखते हैं। दोनों के ही शरीर में से एनर्जीज निकल रही होती हैं।
दोनों ही बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे होते हैं, क्योंकि यही रिचुअल है इमॉर्टैलिटी के ट्रांसफ़र का। इस रिचुअल के चलते चलते मार्गरीटा अचानक से ही कहीं और देखने लग जाती है, और सेम चीज़ जिरेन और डिस्पो करते हैं। वो भी दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट पे कहीं और कोई लैंड किया होता है। डिस्पो यूनिवर्स 11 का सबसे तेज़ वॉरियर है। वो बोलता है कि मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है, और जिरेन बोलता है कि ठीक है। डिस्पो बहुत तेज़ी से भाग कर जाता है, और वो आखिरकार वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो चीज़ लैंड करी होती है। अचानक से ही वो रुकता है और बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद हम वहाँ पर वापस आ जाते हैं जहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदलने का रिचुअल चल रहा होता है। हम देखते हैं कि बेलमोट की बॉडी एकदम से काली हो गई है। बेलमोट की पूरी बॉडी ऐसी लग रही होती है कि वो पूरी तरीके से जल चुकी हो, और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि बेलमोट की इमॉर्टैलिटी अब खत्म हो चुकी है। और इसके बाद हम टोपो को देखते हैं। हम देखते हैं कि टोपो जैसा पहले लग रहा था वैसा ही लग रहा होता है। हम देखते हैं कि बेलमोट का सर एकदम से पीछे की तरफ झुकने लग जाता है, और अभी टोपो भी पूरी तरीके से होश में नहीं आया होता, जो कि उसकी आंखों को देख के क्लियरली पता चल रहा होता है। अचानक से ही मार्गरीटा पूछती है कि टोपो तुम कैसा फील कर रहे हो। टोपो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तभी उसका ध्यान बेलमोट की तरफ जाता है और वो चिल्लाता है लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। बेलमोट का शरीर बिल्कुल बेजान लगने लग जाता है, जिससे पता चलता है कि लॉर्ड बेलमोट के शरीर में से जैसे ही इमॉर्टैलिटी निकली वो मर गए, क्योंकि अब वो एक मॉर्टल थे और उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन पूरा हो चुका था। टोपो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और वो बेलमोट की हालत को देख के रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है। ये डिस्पो होता है और उसके साथ गोहान होता है, यानी कि गोहान अपनी ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्स 11 में आया है। गोहान और डिस्पो दोनों ही बेलमोट की हालत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। टोपो भी काफ़ी हैरानी से गोहान की तरफ देख रहा होता है और गोहान को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ है। गोहान वहाँ पे खड़े सभी लोगों से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटा ने काफ़ी सारे साइंस को पीट के उन्हें बेहोश कर दिया है, और तभी वहाँ पे कलीफला आ जाती है। वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि काबा और केल भी उसके साथ होते हैं। काबा बोलता है कलीफला क्या हुआ, वहाँ पे क्या चल रहा है। कलीफला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो बोलती है कि तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा आइडल खड़ा है और उसने हमारे मेंबर्स को पीट के उनकी बुरी हालत कर दी है। काबा बोलता है मेरे आइडल, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बोलता है कि शांत रहो, अपनी ये बचकानी बातें बंद करो और मुझे अपने राजा के पास लेके चलो। इस वक्त मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कलीफला को वेजिटा पे ऑलरेडी गुस्सा आ रहा होता है, और वेजिटा की ये बात सुन के उसे वेजिटा पे और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। कलीफला गुस्से में पागल होने लग जाती है और वो वेजिटा पे हमला करने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पे काबा पहुँच जाता है और कलीफला को पकड़ लेता है। कलीफला बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम अभी यहाँ पर आए हो और तुमने मेरे दोस्तों को पीट दिया और अब तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। वेजिटा कलीफला की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, आखिर ये एक जानवर की तरह क्यों चिल्ला रही है। हम देखते हैं कि कलीफला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और काबा ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा हुआ होता है। वो काबा से बोलती है कि काबा मुझे छोड़ दो, मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काबा बोलता है मिस्टर वेजिटा चिंता मत कीजिए, मैंने इसे पकड़ रखा है। तभी हम केल को देखते हैं और वो वेजिटा की तरफ बढ़ रही होती है। वेजिटा केल की तरफ देखता है और बोलता है केल, ये दोनों जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे अपने किंग के पास ले जा सकती हो। केल कुछ समझ नहीं पाती। अब तक कलीफला समझ चुकी होती है कि काबा उसे नहीं छोड़ने वाला। वो काबा से बोलती है कि ठीक है, अब मैं शांत हो जाऊंगी। काबा बोलता है कि क्या सच में, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। और ये बोलते बोलते काबा कलीफला को छोड़ देता है। वेजिटा बोलता है काबा उसे मत छोड़ना, और जब तक वेजिटा ये बोलता है काबा उसे छोड़ चुका होता है और कलीफला को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से गुस्से में काबा को धक्का देती है और वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। वो वेजिटा को पंच मारने ही वाली होती है, पर वेजिटा ऑलरेडी जानता था कि कलीफला क्या करने वाली है। इससे पहले कि कलीफला उस तक पहुंच सके, वेजिटा एकदम से सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कलीफला के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। कलीफला वेजिटा के इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाती। केल एकदम से हैरान रह जाती है क्योंकि वेजिटा का अटैक एकदम से अचानक से हुआ था। हम देखते हैं कि कलीफला वेजिटा के अटैक से बेहोश हो गई है और उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। वो बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराती है। काबा बोलता है कलीफला क्या तुम ठीक हो। कलीफला के बेहोश होने के बाद काबा उसे उठाता है और केल को वेजिटा पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा इसके बाद सुपर सेन की फॉर्म से पावर डाउन कर लेता है। वो बोलता है कि अब तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुझे अपनी बातें रिपीट करने पे मजबूर मत करो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स 6 के प्लैनेट पिलर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम हिट को देखते हैं। हम देखते हैं कि हिट यहाँ पे किसी को मारने के लिए आया होता है और उसके पीछे कोई लगा हुआ था, और वो होता है फ्रॉस्ट, जो कि यूनिवर्स 6 में एक क्रिमिनल है। वो छुपकर हिट को देख रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। इसके बाद हम फिर से हिट को देखते हैं
और हिट अपने टारगेट को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट उसे ही देख रहा था, पर वो बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हिट अपने टारगेट को मारने के लिए अपनी असैसिनेशन की टेक्निक को यूज़ करने ही वाला होता है और फ्रॉस्ट भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो बोलता है कि लगता है वो अपनी असैसिनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। फ्रॉस्ट हिट को देख ही रहा होता है, पर अचानक से ही हिट उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख देता है। हिट फ्रॉस्ट से बोलता है कि फ्रॉस्ट, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास और कितने कमाल के आइडियाज़ हैं। तुम एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे हो जो दूसरों को मारने के लिए बना है। इसके बाद हिट फ्रॉस्ट पे अपनी असैसिनेशन की टेक्निक यूज़ करने वाला होता है और उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। फ्रॉस्ट की ये बात सुन के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है, हिट शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पे किसी ने भी तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, मैं यहाँ पे अपने लिए आया हूँ, बल्कि सच कहूँ तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। और ये बोलते बोलते फ्रॉस्ट के चेहरे पर एक अजीब सी इविल स्माइल आ जाती है। इसके बाद हम फिर से प्लेनेट सैडाला पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि काबा ने अभी भी कलीफ्ला को उठाया हुआ होता है और वेजिटा कहीं देख रहा होता है। वो बोलता है कि काबा, तुम बोल रहे हो कि हम पहुँच गए हैं, पर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। काबा बोलता है, मिस्टर वेजिटा नीचे की तरफ देखिए। और इसके बाद वेजिटा नीचे की तरफ देखता है और उसे एक ऐसा पैलेस दिखता है जो कि ज़मीन के अंदर बना हुआ है और ये पैलेस बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही कमाल के तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ होती हैं और इस महल के अंदर हमें काफ़ी सारे सैय्यन्स दिखते हैं जो कि शायद अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी शिप्स भी उड़ रही होती हैं। हमें एक शिप भी दिखती है जिसके अंदर एक फीमेल सैय्यन बैठी होती है जो कि काफ़ी कुछ केल की तरह दिख रही होती है। वेजिटा इतने कमाल के महल को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर एक शिप आ जाती है और उसके अंदर एक सैय्यन बैठा होता है जिसका नाम स्प्राउट्स होता है। काबा बोलता है, स्प्राउट्स, क्या तुम हमें किंग के पास लेकर जा सकते हो? कुछ देर में हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी लोग शिप के अंदर बैठे हुए होते हैं और इसके बाद स्प्राउट्स वेजिटा की तरफ देखता है। वो पूछता है कि मिस्टर वेजिटा, आपको मैंने पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा, आखिर आप कहाँ से आए हैं? वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी नॉर्मल बात है, मैं असल में एक दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। स्प्राउट्स की बात सुन के हैरान हो जाता है और वो एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए तो मुझे ये लगा कि आप सच बोल रहे हैं। वेजिटा हैरानी से स्प्राउट्स की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा होता। स्प्राउट्स वेजिटा की तरफ देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा। वो बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, लगता है एक बारी फिर से मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इसके बाद हम फिर से कलीफ्ला को देखते हैं जो कि शिप के अंदर सो रही थी, पर अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सामने वेजिटा को देखती है और वो वेजिटा का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि पागल कहीं के, क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया है? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? तुम ये मत सोचना कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ से बच के निकल जाओगी। कलीफ्ला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और काबा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। कलीफ्ला के चेहरे पे उस किक का निशान भी होता है जो वेजिटा ने उसे मारी थी। कलीफ्ला एक बारी फिर से शिप के अंदर वेजिटा पे हमला करने की कोशिश करने लग जाती है और वेजिटा बोलता है, काबा तुम क्या कर रहे हो? उसे पकड़ के रखो। काबा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कलीफ्ला बोलते हैं कि वेजिटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उनकी शिप के चारों तरफ जो भी लोग होते हैं और जो भी शिप्स होती हैं वो उन्हीं की शिप की तरफ देख रही होती है। काबा चिल्लाता है कि कलीफ्ला रुक जाओ। कलीफ्ला बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम एक सैय्यन और एक रोबोट को देखते हैं। रोबोट बोलता है कि क्या मुझे किंग को वार्न कर देना चाहिए? सैय्यन बोलता है, नहीं, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जाके किंग को बताएंगे तो उनका टाइम फालतू में वेस्ट होगा। रोबोट बोलता है कि सही कहा। थोड़ा समय बीत जाता है और हम सैय्यन किंग को उनके दो रोबोट्स के साथ देखते हैं। एक छोटी हाइट का शख्स किंग सैडाला के साथ होता है। वो बोलता है, किंग सैडाला, एक अजीब सा इंसान यहाँ पर आपसे मिलने आया है। वो बोल रहा है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया है। किंग सैडाला बोलते हैं कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। वो छोटी हाइट वाला शख्स बोलता है कि बहुत बढ़िया, वो आपका इंतज़ार मेन हॉल में कर रहा है। और इसके बाद हम फाइनली किंग सैडाला का फेस देखते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं उससे जाके अभी मिलूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडाला एक बहुत ही बड़े गेट से एक हॉल के अंदर आते हैं जहाँ पर वेजिटा, काबा, केल और बंधी हुई कलीफ्ला उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। यूनिवर्स 7 का सैय्यन प्रिंस वेजिटा और यूनिवर्स 7 का किंग एक दूसरे को देखते हैं। वेजिटा नोटिस करता है कि सैय्यन किंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा स्कार है और ऐसे निशान सिर्फ लड़ाइयों में ही आ सकते हैं। किंग सैडाला वेजिटा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ किंग सैडाला, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वेजिटा बोलता है कि मेरा नाम वेजिटा है। इसके बाद किंग सैडाला वेजिटा से पूछते हैं कि यंग ट्रैवलर, मैंने सुना है कि तुम सीधा दूसरे यूनिवर्स से आए हो। मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हारी कहानी क्या है और तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? वेजिटा बोलता है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहानियाँ नहीं सुना सकता। वेजिटा की ये बात सुन के कलीफ्ला, केल और काबा एकदम से हैरान रह जाते हैं। वेजिटा कुछ बोलने ही वाला होता है पर किंग अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं
और बोलते हैं कि कहानी सुनना या सुनाना किसी का भी समय बर्बाद नहीं करता है क्या। और ये बात बोलते बोलते किंग सैडाला के चेहरे पे एक अजीब सी कामनेस होती है। वेजिटा बोलता है कि तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। तुमने अपने पैलेस को ज़मीन के अंदर क्यों बनाया है? मैंने ऐसा पैलेस कभी नहीं देखा जो कि ज़मीन के अंदर बना हुआ हो। किंग सैडाला बोलते हैं कि इसका भी एक कारण है। हमारे सैयन लोगों ने हमेशा से ही उतनी शांति को नहीं जाना है जो आज तुम देख रहे हो। किंग सैडाला बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि सैयंस तुम्हारे यूनिवर्स में कैसे होते हैं, पर हमारे यूनिवर्स में सैयंस दूसरों को झुका के और वायलेंस के थ्रू ही रूल करना जानते थे। एक समय ऐसा था जब मैं भी एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था। उस समय मैं सिर्फ लड़ाई की भूख और ताकत के लिए जीता था। हमारी पूरी सैयन रेस पूरी तरीके से जंगली थी और हम सिर्फ लड़ाइयाँ करना जानते थे। और तुम कह सकते हो कि उन सभी लड़ाइयों की वजह से हमारा दिमाग खराब होता जा रहा था। हमारे प्लेनेट की प्राचीन कहानियों में मंकी टेल्स का जिक्र है, पर उस ताकत का हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया और शायद इसी वजह से वो समय के साथ गायब हो गई। हमारे लोग पूरी तरीके से बटे हुए थे और उस ज़माने के सैयन किंग यानी कि किंग सैडाला ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो एक बहुत ही महान किंग थे। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए वो पूरी की पूरी सैयन प्रजाति को एक साथ लेकर आ गए। हम सभी ने एक दूसरे के साथ अलायंस बनाई और इंटर स्पीशीज़ यानी कि एक दूसरे की स्पीशीज़ के साथ घुल मिलकर हमने अपने अपोनेंट्स का सामना किया। इसी इंटर स्पीशीज़ के ज़रिए शुरुआत में मैं सिर्फ एक सिंपल आर्मी जनरल था जो कि अपने किंग के आइडियल्स को मानता था और उन्हें सपोर्ट करता था। मैं अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था, जितना लॉयल शायद कोई और नहीं होगा। धीरे धीरे करके किंग मुझे रिकग्नाइज़ करने लग गए और मेरी रैंक बढ़ती चली गई और धीरे धीरे करके एक तरीके से मैं राजा का दाहिना हाथ बन गया। हम सैयंस एक के बाद एक लड़ाई लड़ते चले गए और कई साल बीत गए। मैंने अपने कई दोस्तों को मरते हुए देखा, पर मेरे राजा के प्रति मेरी लॉयल्टी कभी कम नहीं हुई, बल्कि वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही चली गई। मैं खून देखने का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका था और मेरे चेहरे के स्कार से शायद ये बात क्लियर होगी, पर एक बारी एक ऐसी बात हुई जो मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। वो अपने आप को खूनी गिरकेन कहता था। वो शायद वो शख्स था जो किंग से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। ये शख्स हमारे राजा से कभी जीत ही नहीं पाया। हमारे राजा ने इसे एक नहीं कई बारी हराया, पर हर बारी हराने के बाद उन्होंने उसकी जान बख्श दी, जो कि उन्हें भारी पड़ा और वो बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं दिन रात गिरकेन को ढूंढने में लग गया। मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत थी, पर जिस दिन वो मुझे मिला मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मैंने उसे बहुत ही आराम से हरा दिया। मुझे लगा था कि उसे मारने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, पर वो सिर्फ एक धोखा था। मेरा पंच उसके पेट के आर पार हो गया था, पर उसे मारने के बावजूद मेरे दिल का खालीपन फिर भी नहीं भरा। जब मैंने अपने हाथ को उसके पेट से निकाला तो मैंने सिर्फ खालीपन देखा और एक तरीके की एंडलेस टनल को देखा। वही शेप मेरे दिमाग में बस गई और इसी वजह से प्लैनेट सैडाला का जो करंट पैलेस है वो ज़मीन के अंदर है, क्योंकि हमारे पिछले राजा के कोई भी बच्चे नहीं थे और सैयन आर्मी में मैं सबसे ऊंची रैंक पर था। इसीलिए सभी लोगों ने मेरे लिए मिलकर वोट किया और हमारे पिछले राजा के बाद मुझे राजा बनाया गया। आज भी जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं अपने खोए हुए भाइयों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। जिस दिन मैं राजा बना था उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं पिछले किंग के आइडल्स को ही फॉलो करूँगा और इन चाइल्डिश वॉर्स को ख़त्म कर दूँगा और सभी के सभी सैयंस को मिला के रहूँगा। मैंने जो अपनी चोटी बनाई हुई है मैं इसे हर सुबह बनाता हूँ ताकि मैं अपने वादे को याद रख सकूँ और उस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँ। एक सैयन जो कि अपनी कन्विक्शन से नहीं जुड़ा होता वो एक तरीके से एक धोखेबाज है। ये सब बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारे बिना होगी, इसीलिए गुड बाय। वेजिटा सैयन किंग की इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि शायद मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम शायद मौत से डरते हो। काबा वेजिटा की ये बात सुन के हैरान रह जाता है और रोबोट्स भी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैयन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वेजिटा सैयन किंग को देख के स्माइल करने लग जाता है, पर वेजिटा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये वेजिटा वो नहीं है जो ईगो से भरा हुआ था। ये अब पास्ट वाला वेजिटा नहीं रहा। इसीलिए हम वेजिटा को स्माइल के साथ कुछ ऐसा करते हुए देखते हैं जो शायद वेजिटा पहले कभी नहीं करता। वो किंग सैडाला के सामने झुक जाता है। वेजिटा किंग सैडाला के सामने झुका हुआ होता है और किंग सैडाला एकदम से खड़े हो जाते हैं। काबा और केल वेजिटा को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और कलीफला बोलती है कि ये क्या, वेजिटा झुक गया कैसे। और इसके बाद वेजिटा बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, किंग ऑफ सैडाला, फादर ऑफ ऑल सैयंस, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, हम चाहे आज जो भी करें, हज़ारों लोग मरने वाले हैं और ये हम पर है कि वो हज़ारों लोग हमारे ना हों। और यहाँ पर मैं आपकी ही बात को दोहराना चाहूँगा
एक राजा जो कि अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करता वो एक धोखेबाज है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बर्फीले प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम निबुर होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉस्ट और हिट है। फ्रॉस्ट हिट का पीछा कर रहा है और बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। हिट बोलता है नहीं। फ्रॉस्ट बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे बस एक असैसिनेशन की टेक्निक सिखा दो। हिट बोलता है नहीं। फ्रॉस्ट बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसे सबक कैसे सिखाऊंगा। हिट बोलता है कि वो तुम्हें खुद करना होगा, मुझे मेरा काम करने दो। फ्रॉस्ट बोलता है कि मैं समझ गया, ये तुम्हारी कोई टेक्निक है जिससे तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो, सही कहा ना। हिट बोलता है नहीं। फ्रॉस्ट इसके बाद रुक जाता है। वो बोलता है कि अच्छा, कितने शर्म की बात है, मुझे लगा था कि हम लोग दोस्त हैं। वैसे शायद तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत है, मैंने देखा है कि तुम हमेशा अकेले रहते हो, ये काफ़ी डिप्रेसिंग बात है। हिट बोलता है हो सकता है। फ्रॉस्ट बोलता है कि हिट, मुझे लगता है कि तुम और मैं ज़्यादा अलग नहीं है। मैं जानता हूँ कि कैसा फील होता है जब आपको एक खांचे में ढाल दिया जाता है, इसी वजह से मेरी प्रजाति इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट है। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद अपनी जॉब पसंद नहीं है और शायद तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं पसंद। ये बात सुन के हिट को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ जाता है, पर फिर भी वो एकदम से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो। फ्रॉस्ट एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो हिट को मना लेगा, पर हिट को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम फिर से जैको और बुल्मा की शिप को देखते हैं। बुल्मा पूछती है कि जैको, हमारी ट्रिप में अभी कितना समय बाकी है। जैको बोलता है कि अभी 2 दिन लगेंगे। बुल्मा एकदम से जैको की बात पे हंसने लग जाती है और बोलती है कि जैको, तुम कभी कभी बहुत ही फ़नी बातें करते हो, सच बताओ। जैको बोलता है सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। बुल्मा बोलती है कि क्या, मुझे उम्मीद है कि तुम हम सभी के लिए खाना लेकर आए होगे। जैको बोलता है नहीं, मेरे पास एक चॉकलेट थी, वो मैं खा चुका हूँ, इससे मेरा 4-5 दिन का काम तो चली जाएगा। चिलाई एकदम से सुन के हैरान रह जाती है। जैको बोलता है कि अब तुम भी मुझे परेशान करना तो शुरू नहीं कर दोगी। हम देखते हैं कि ब्रोली कुछ खा रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम ये खा सकते हो, मेरे पास मकड़ी की 6 टांगें हैं, शिप पर आने से पहले मैंने पेट भरकर खाया था, इसमें जूस भी है, अगर तुम भूखे हो तो खा सकते हो। सभी लोग मकड़ी की टांग की तरफ घिन करके देखने लग जाते हैं क्योंकि कोई भी मकड़ी की टांगों को नहीं खाना चाहता और सभी लोग मना कर देते हैं। ब्रोली कहता है ठीक है। बुल्मा बोलती है कि ये जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है और इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शिप फिर से सैडाला की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद हम एक बार फिर से किंग सैडाला के पैलेस में आ जाते हैं। रोबोट्स बोलते हैं कि क्या हम हमला करना शुरू करें। किंग सैडाला रोबोट्स को रोक देते हैं और बोलते हैं कि अब जो करना है वो तुम नहीं करोगे। नौजवान, मुझे बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। वेजिटा बोलता है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आपने भी वो बातें सुनी हैं जो हमने सुनी हैं। आप चाहें ना चाहें, एक लड़ाई बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ साइंस के बीच की लड़ाई नहीं है। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप क्या करेंगे जब दुश्मन आपके दरवाजे तक पहुँच जाएगा? क्या आप एक सफ़ेद झंडे के साथ हार मानकर उनका स्वागत करेंगे? आप चाहे लड़ाई से जितना दूर भाग लें और चाहे आप कितने भी शांति प्रिय राजा क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि आपके इंस्टिंक्ट आपको कभी भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि आप एक लड़ाई से पीछे हटें। इसके बाद वेजिटा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि कोई भी नहीं मरेगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं हर एक सैयन को सैयन कहलाने लायक बना दूंगा। मैं भले ही कोई जादूगर नहीं हूँ, पर मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं हर एक शख्स को इस लायक बना दूंगा कि वो एक दूसरे का ध्यान रख सकें। और इसके बाद वेजिटा पीछे मुड़ के काबा और कलीफला की तरफ देखता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपके बीच में काफ़ी सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है। कलीफला ये बात सुन के हैरान रह जाती है क्योंकि वो जानती है कि वेजिटा उसके बारे में बात कर रहा है। एकदम से वेजिटा को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि किंग सैडाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। काबा भी इस ऑरा को महसूस करके एकदम से घबरा जाता है और इसके बाद हम किंग सैडाला की असली ताकत को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। वेजिटा के अलावा उनके चारों तरफ जो भी लोग खड़े होते हैं वो उनके ऑरा में खड़ा भी नहीं हो पा रहे होते और किंग सैडाला की आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही होती हैं। उनके अंदर से इतना ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है कि पूरा का पूरा महल हिलने लग जाता है, यहाँ तक कि प्लैनेट भी हिल रहा होता है। आखिर किंग सैडाला कितने ताकतवर हैं ये तो हमें नहीं पता, पर वेजिटा उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराता, जिससे हमें ये पता ज़रूर चलता है कि वेजिटा उनसे ज़्यादा ताकतवर है। पर तभी अचानक से किंग सैडाला एकदम से शांत हो जाते हैं। शायद वो वेजिटा की ताकत को ही जज करना चाहते थे। इसके बाद किंग सैडाला रोबोट से बोलते हैं कि सैडाला की स्पेशल फोर्सेस को बुलाओ, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वेजिटा भी अभी समझ नहीं पाया होता कि किंग सैडाला आखिर क्या कर रहे हैं, पर तभी एकदम से किंग सैडाला बाहर जाने लग जाते हैं
और अब वेजिटा समझ जाता है कि किंग सैडाला उसकी बात मान गए हैं। वेजिटा बोलता है कि ये जिम्मेदारी मुझे देके आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। किंग सैडाला रूम से बाहर जाते वक्त स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सैयन, मैं पछतावे के साथ नहीं जीता। कुछ देर बीत जाती है और हम सैयन्स की स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में सैयन्स खड़े होते हैं और इसके बाद किंग सैडाला अनाउंसमेंट करना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ही स्पेशल फोर्सेस को बुलाया है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला ने सैयन्स की पूरी एलिट आर्मी को बुला रखा होता है। वो बोलते हैं कि सभी के सभी सैयन्स मेरी बात सुनो, मैं और तुम सभी के एंसेस्टर्स ने मिलकर शांति के लिए लड़ाई करी थी, पर बुरी खबर यह है कि अब वो दिन खत्म होने वाले हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने जो अनाउंसमेंट करी थी वो सुन के हम सभी हैरान हुए थे और हम सभी को एक बहुत ही बड़ा शौक लगा था, पर अब समय आ गया है कि हम लोग सभी को दिखा दें कि हम लोग खुद को डिफेंड कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत कर दी है। हम सैयन्स वो लोग हैं जो कि हकीकत में जीते हैं, ना कि अपने सपनों में। तो वो सभी लोग जो कि मेरे साथ हैं वो सभी लोग अपने हाथ उठाएं और स्वागत करें हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के प्रिंस का, ताकि हम लोग साथ साथ लड़ सकें। किंग सैडाला की स्पीच सुन के सभी के सभी सैयन्स जोश में आ जाते हैं। सभी के सभी एलिट आर्मी के सैयन्स किंग सैडाला के लिए चीयर करने लग जाते हैं और किंग सैडाला के बोलने पे प्रिंस वेजिटा का स्वागत करते हैं। इसके बाद किंग सैडाला बोलते हैं, हमें अपने और अपने लोगों के लिए लड़ना होगा ताकि हम सभी को सम्मान से देखा जा सके। इसके बाद करीब 2 दिन बीत जाते हैं और हम प्लैनेट सैडाला को बाहर से देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लैनेट सैडाला की तरफ एक शिप बढ़ रही होती है। इस शिप के अंदर जैको, बुल्मा और बाकी सभी लोग होते हैं। जैको प्लैनेट सैडाला को देख के खुश होता है। वो बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि उनकी शिप एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर चुकी होती है और उनकी शिप एक लैंडिंग पैड की तरफ बढ़ रही होती है जहां पर शिप्स आकर लैंड करती हैं। आखिरकार जैको शिप को सही सलामत लैंड कर देता है और हम देखते हैं कि जैको शिप से बाहर आता है। वो बोलता है कि आखिरकार हम पहुंच गए। जैको प्लैनेट सैडाला पे पहुंच के काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, पर बाकी सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जैको बोलता है कि ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, तुम सभी के फालतू प्लैनेट से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बुल्मा, चिलाए और लीमो की हालत स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। बुल्मा बोलती है कि मुझे याद दिलाना कि मैं ब्रोली के दिए हुए फूड को कभी भी ट्राई नहीं करूँगी। इसके बाद जैको अपनी जेब में से कोई गैजेट निकालता है। वो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। वो उस गैजेट से बोलता है कि वेजिटा को ढूंढो। एकदम से वो गैजेट जैको के हाथ से उड़ जाता है और वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गैजेट अपना काम शुरू करता है, वो इस प्लैनेट के सभी सैयन्स के चेहरों को स्कैन करने लग जाता है और जैसे ही उसे वेजिटा मिल जाएगा वो जैको को इन्फॉर्म कर देगा। जैको शिप से निकलने के बाद बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है क्योंकि उसे स्पेस ट्रैवल की आदत होती है। वो सभी से बोलता है कि जब तक वो वेजिटा को ढूंढता है, क्या तुम सभी लोग कुछ खाना खाना चाहोगे? ब्रोली बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर मुझे मकड़ी की टांगे खाने को मिलेंगी या नहीं। ब्रोली का दिया हुआ खाना खाने की वजह से चिलाए, बुल्मा और लीमो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बुल्मा बोलती है कि इससे बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई। जैको और बाकी सभी लोग प्लैनेट पे घूमने लग जाते हैं। तभी जैको को एक कबाब का स्टोर दिखता है। जैको बोलता है कि यहाँ पर तो कबाब भी हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम शेफ को देखते हैं जो कि एक मछली को काट रहा होता है। जैको कबाब शॉप पर जाता है और बोलता है, दोस्त, हम लोग 5 हैं, क्या हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं? शेफ बोलता है, हाँ ज़रूर। जैको बोलता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद शेफ एक एक करके ऑर्डर लेने लग जाता है। चिलाई बोलती है कि मुझे डिश ऑफ द डे चाहिए। लीमो बोलता है कि मुझे भी। बुल्मा एक सैलेड का ऑर्डर देती है। जैको बोलता है कि मुझे शेफ की स्पेशलिटी चाहिए, यानी कि आपके कबाब। इसके बाद शेफ ब्रोली से पूछता है कि यंग मैन, तुम क्या लोगे? ब्रोली को मेन्यू समझ नहीं आ रहा होता और उसे बस 3 पिक्चर्स दिखती हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही डिशेस हैं। चिलाए ने मुझे बताया था कि रेस्टोरेंट्स में काफ़ी सारी डिशेस होती हैं। चिलाए, लीमो, बुल्मा और जैको ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। शेफ समझ जाता है कि ब्रोली को पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर वो काउंट नहीं कर सकता। ब्रोली शेफ से पूछता है कि क्या ये एक रेस्टोरेंट नहीं है? चिलाई बोलती है कि मुझे माफ़ करना शेफ, मैं इसे सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम वेजिटा, काबा, कलीफ्ला और केल को देखते हैं। आखिरकार जैको के गैजेट ने वेजिटा को ढूंढ लिया होता है और वो ये मैसेज जैको तक पहुँचा देता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरोज अभी भी खाना खा रहे हैं और जैको भी अभी खाना खा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। एकदम से जैको का गैजेट वेजिटा के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और वेजिटा को समझ नहीं आता कि ये क्या है। गैजेट मैसेज देता है कि वेजिटा मिल गया है। जैको खाते खाते बोलता है कि बहुत बढ़िया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना हाथ उठाता है और गैजेट की तरफ करने लग जाता है। जैको को वेजिटा की लोकेशन मिल जाती है, पर अचानक से ही उसका गैजेट काम करना बंद कर देता है और जैको को कुछ समझ नहीं आता। जैको बोलता है कि ये क्या हुआ, मेरा मैसेज वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा। एकदम से वो अपने गैजेट को पटकने लग जाता है। वो समझ जाता है कि उसका गैजेट ख़राब हो गया है। वो बोलता है कि अब मुझे उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। वो अपने गैजेट पर चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने गैजेट को तोड़ दिया होता है और गैजेट को ब्लास्ट उसने सीधा काबा के सर पे किया होता है। काबा बोलता है कि अगर ये किंग ने भेजा होगा तो क्या होगा। वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। कलीफ्ला बोलती है कि वो क्या था। जैसे ही जैको को समझ आता है कि उसके गैजेट के साथ क्या हुआ है, वो बोलता है कि मैंने अभी सभी की ड्रिंक्स के लिए पे किया है
और बुल्मा अभी भी खाना खा रही है। लगता है मेरी सारी की सारी जेब खाली होने वाली है। बुल्मा को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो जैको पे चिल्लाती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। हम देखते हैं कि जैको उड़कर कहीं जा रहा होता है। उससे पहले बुल्मा उस पर चिल्लाई होती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें वो खुद जाके लाना होगा। बुल्मा बेसिकली जैको से ये बोल रही होती है कि अगर तुम्हें वेजिटा को ढूंढना है तो तुम्हें खुद जाके ढूंढना होगा। जैको खुद से बोलता है कि यहाँ पर तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है। हम देखते हैं कि जैको एक सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है और ये सिटी काफ़ी कुछ नॉर्मल सिटी की तरह लग रही होती है, यानी कि ये सेयंस काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। इसके बाद हम गोहान के घर को देखते हैं। ये बात उस समय की होती है जब गोहान ने धरती को नहीं छोड़ा था। ये बात उससे पहले की है। हम देखते हैं कि पिक्लो गोहान के घर पर आता है और गोहान, विडेल और पैन तीनों उसका स्वागत करते हैं। गोहान और पिक्लो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गोहान और पिक्लो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पिक्लो बोलता है, गोहान खूब दिल लगा के ट्रेनिंग करना। गोहान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं करूँगा। इसके बाद पिक्लो विडेल की तरफ देखता है और बोलता है, विडेल मेरा तुम्हारे से एक क्वेश्चन था, तुम पैन को मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती हो? मैं उसे मेडिटेट करना और ट्रेनिंग करना सिखा दूंगा। गोहान ये बात सुन के एकदम से हैरान हो जाता है। विडेल पिक्लो से बोलती है, पिक्लो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। इसके बाद पिक्लो बोलता है, विडेल मैंने गोहान को भी ट्रेन किया था जब वो सिर्फ 4 साल का था। विडेल को पिक्लो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि वो समय अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम यहाँ से जा सकते हो। एकदम से विडेल अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और पिक्लो भी समझ जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। पिक्लो एकदम से मुड़ता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बारी देखेंगे। गोहान अभी भी हैरान होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया होता कि एकदम से क्या हो गया। इसके बाद विडेल अपने कमरे में जाने लग जाती है। वो बोलती है, गोहान चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें वेजिटा और बुल्मा के पास जाना है। बेचारी 3 साल की पैन को भी अभी तक समझ नहीं आया होता कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि मॉम को क्या हुआ और पिक्लो कहाँ चले गए। इसके बाद विडेल एकदम से चिल्लाती है। वो बोलती है, पैन जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया। गोहान इसके बाद हंसता है और बोलता है कि औरतों को कोई भी नहीं समझ सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी उसी की तरह बनोगी। ये बोल के गोहान हंसने लग जाता है। इसकी कुछ देर बाद हम पैन को देखते हैं जो कि अपने बेड पे बैठ के पढ़ रही होती है। तभी उसके रूम के बाहर कोई आता है। वो समझ जाती है कि ये गोहान या विडेल है और उसे डांट पड़ने वाली है। वो एकदम से लाइट बंद कर देती है और सोने का ड्रामा करने लग जाती है। गोहान रूम के अंदर आता है और बोलता है, पैन। तभी गोहान देखता है कि ज़मीन पर एक बुक पड़ी हुई है और वो समझ जाता है कि पैन अभी पढ़ रही थी। वो बोलता है, पैन मैं जानता हूँ कि तुम अभी पढ़ रही थी, मैंने सही कहा ना। पैन अभी भी सोने का ड्रामा कर रही होती है और गोहान बोलता है कि पैन मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही हो और सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही हो और मेरे सामने ये करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खर्राटे लेती हो। पैन समझ जाती है कि अब झूठ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बोलती है, डैडी मुझे माफ़ कर देना। पैन को माफ़ी मांगता देख के गोहान को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो पैन के साथ लेट जाता है। वो बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें ज़िंदगी भर काम आएगा। लोग हमेशा तुम्हें उस तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम अंदर से क्या हो और तुम उस पर बिलीव करते हो या नहीं। तो इसीलिए कभी किसी को बताने मत देना कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा दिल साफ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। पैन बोलती है, डैड आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गोहान को एकदम से याद आता है कि पैन सिर्फ 3 साल की है और जो बातें गोहान ने पैन से कही वो सारी की सारी पैन के सर के ऊपर से निकल गई। गोहान बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम सिर्फ 3 साल की हो। पैन बोलती है, नहीं मैं जल्दी 3.5 साल की हो जाऊंगी। गोहान पैन की बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब आराम से सो जाओ। इसके बाद गोहान रूम से बाहर चला जाता है और जैसे ही पैन का कमरा अंधेरे में होता है वो एकदम से फिर से बैठ जाती है और अपनी बुक रीड करने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में प्लैनेट सैडाला पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने कोई लैंड करता है और ये होता है जैको। जैको बोलता है, हाय वेजिटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने एक बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट को तोड़ दिया था। वेजिटा बोलता है कि मुझे तुम्हारे गैजेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जैको को ये बात सुन के गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। जैको बुल्मा के बोलने पर यहाँ पर आया होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर आने में पूरे 2 दिन लगे हैं और यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ के बोलने पर आया हूँ और मेरे साथ 3 और बेवकूफ़ भी हैं। तभी वेजिटा बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैको वेजिटा, काबा, केल और कलीफ्ला को लेके बुल्मा के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो सभी लोगों से मिलते हैं। कलीफ्ला बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। बुल्मा अभी भी खाना खा रही होती है
और इसके बाद वो मुड़ के वेजिटा को देखती है। जैको, वेजिटा, काबा, केल और कलीफला को लेके बुल्मा और बाकी सभी लोगों के पास जाता है और बुल्मा उन सभी लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। काबा अपनी मास्टर की वाइफ से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बुल्मा बोलती है कि हाय काबा, हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसके बाद बुल्मा केल और कलीफला को देखती है। वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानती, वेजिटा ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं बताया। कलीफला को ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है वेजिटा, ये बात तो सही नहीं है। वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे अजीब और बेकार लोगों के बारे में बता के मेरी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। कलीफला को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बात सुन के कलीफला को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो बोलती है कि क्या मजाक लगा रखा है। कलीफला जानती है कि वो वेजिटा से नहीं लड़ सकती। वो बोलती है कि मुझे ये बात बुरी लग गई, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बुल्मा गुस्से में वेजिटा की तरफ देखती है और वेजिटा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है और काबा बोलता है कि काफ़ी अजीब बात है, मुझे भी एकदम से याद आया कि मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। वो अपने हाथ पे घड़ी देखता है। वो बोलता है कि अरे बहुत देर हो गई, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ काम याद आ गया, और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ केल बचती है। जैको को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और वेजिटा बोलता है लगता है इस प्लेनेट पर सबके सब डरपोक रहते हैं। बुल्मा वेजिटा की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ वेजिटा की गलती है। केल वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रही होती है। वो बोलते हैं कि लगता है मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। बुल्मा को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो हमें इस प्लेनेट को कौन दिखाएगा, हमारा गाइड कौन होगा। और ये बोल के वो एकदम से हंसने लग जाती है और बोलती है कि चलो ना हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आएगा। केल को समझ ही नहीं आता कि बुल्मा की पर्सनैलिटी क्या है। इसके बाद केल हार मान जाती है और समझ जाती है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं है। पर तभी ब्रोली का ध्यान केल की तरफ जाता है और वो उसमें कुछ अजीब सा नोटिस करता है। केल ब्रोली की तरफ देखती है और ब्रोली केल की तरफ देखता है और दोनों में एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों में क्या खास बात है। ये बात हम लोगों को पता है कि वो दोनों ही लेजेंडरी सुपर साइयंस हैं, पर ये बात वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के लेजेंडरी सुपर साइयंस हैं। केल और ब्रोली एक दूसरे को बिना पलक झपके घूर रहे होते हैं। ये बात चिलाए और लीमो भी नोटिस करते हैं। चिलाए केल और ब्रोली को दोनों को होश में लाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों ही होश में नहीं आ रहे होते। चिलाए चिल्लाकर ब्रोली से बोलते हैं कि ब्रोली मैं अभी भी यहीं पर हूँ। एकदम से ब्रोली बोलता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ब्रोली है, तुम्हारा नाम क्या है। वो चिलाए से बोलता है कि चिलाए तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। इसके बाद केल अपना नाम बताती है और चिलाए बोलती है ब्रोली तुम मुझे कब तक इग्नोर करते रहोगे। इसके बाद केल एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कम ऑन केल, तुम कर सकती हो। केल एकदम से स्माइल करती है और बुल्मा से बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, वैसे भी इस वक्त मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। बुल्मा ये बात सुन के एकदम से खुश हो जाती है और केल को थैंक्स बोलती है। केल बोलती है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम शहर के बाहर जा सकते हैं। सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और वेजिटा बोलता है कि फालतू की दिक्कत, मुझे तो घूमना पसंद ही नहीं है। बुल्मा बोलते हैं कि कम ऑन वेजिटा, मेरा विश्वास करो, हमें मज़ा आने वाला है। ब्रोली चिलाए और लीमो को बोलता है कि जल्दी से चलो, जैसा कि केल ने कहा हमारे पास वैसे भी कुछ और करने के लिए नहीं है। चिलाए को अभी भी ब्रोली में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं, मैंने सही कहा ना लीमो। ब्रोली बोलता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, उसे याद ही नहीं होता कि वो चिलाए को इग्नोर कर रहा था। चिलाए बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कुछ नहीं। एकदम से ब्रोली जाता है और चिलाए को मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि क्या तुम चल रही हो, चलो ना, चलती क्यों नहीं हो। और यहाँ पर हमारे को ब्रोली का थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर भी दिखता है, जो चीज़ देख के लीमो हंस रहा होता है। कुछ ही देर में केल बोलती है कि हम लोग पहुँच गए। जैको एकदम से हैरान होता है। वो बोलता है क्या इतनी जल्दी, हम लोग तो बस 30 ही सेकंड चले होंगे। केल स्माइल करती है और बोलती है कि यहाँ पर सब कुछ आसपास ही है। इसके बाद हम शहर के बाहर के हिस्से को देखते हैं। ब्रोली बोलता है कि ये तो बहुत सुंदर है। केल बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। जैको बोलता है कि मुझे लगा था कि ये जगह और ज़्यादा सुंदर होगी। चिलाए बोलती है कि मुझे भी। ब्रोली केल से बोलता है कि हम लोगों ने शहर के बाहर के हिस्से को देख लिया, अब कहाँ जाना है। केल बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम वहाँ पे घूम सकते हैं। चिलाए अभी भी गुस्से में होती है। वो बोलते हैं कि हमें वहाँ पे जाके क्या करना है, क्या वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। चिलाए अपने मन में सोच रही होती है कि काश ये ज़्यादा लंबे समय तक हमारी गाइड ना हो। केल बोलती है कि वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तुम्हारा नाम चिलाए है ना। चिलाए एकदम से खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ। लीमो एकदम से हैरान होता है और बोलता है कि इस लड़की को खुश करना बहुत ज़्यादा आसान है। ब्रोली लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ पर तो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, डाउनटाउन में लोग घूम रहे होते हैं और बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं। केल ब्रोली से पूछती है कि वैसे तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे होम प्लेनेट पर चीज़ें कैसी हैं। ब्रोली बोलता है कि सच बताऊँ तो मेरे प्लेनेट पर कोई भी नहीं है, मैंने अपने प्लेनेट पर हंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए मेरे प्लेनेट पर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। एकदम से ब्रोली चिलाए को उठा लेता है
और बोलता है पर हाँ वहाँ पर चिल्लाए है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चिल्लाए एकदम से बोलते हैं कि ब्रोली मुझे नीचे उतारो, पर ब्रोली हंस रहा होता है। थोड़ी देर में चिल्लाए शांत हो जाती है और ब्रोली के कंधों पर बैठ के शहर को देखने लग जाती है। केल बोलती है कि बहुत बढ़िया। जैसे ही सभी लोग नीचे पहुँचते हैं ब्रोली चिल्लाए को उतार देता है और बुल्मा बोलती है कि वैसे मैं सच बताऊँ तो ये धरती के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। वेजिटा बोलता है कि इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जैसे ही हमारे हीरो शहर में घूम रहे होते हैं ब्रोली को कुछ खाने को दिखता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद ब्रोली कुछ बच्चों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, इस गेम में जो पहले अपनी आंखों को बंद करेगा वो जीतेगा। इसके बाद ब्रोली एक राइड को देखता है और बोलता है कि उसका क्या फ़ायदा, हम लोग तो उड़ सकते हैं ना। इसके बाद ब्रोली एक लेडी से बोलता है कि तुम्हारी हेड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो लड़की बोलती है कि थैंक यू। ब्रोली के लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नया है क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें एक साथ कभी नहीं देखी। तभी कुछ गुंडे ब्रोली को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रोली सबको परेशान कर रहा है। एक गुंडा ब्रोली से बोलता है कि मसलमैन क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम हमारी टेरिटरी में हो। दूसरा गुंडा बोलता है कि वो इस तरीके से इसलिए घूम रहा है ताकि वो हमारी फीमेल्स को चुरा सके। ये बात सुनते ही बुल्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तीनों को बहुत ही ज़बरदस्त टाटा मारती है और बोलती है कि क्या तुम फीमेल्स को ऐसे ट्रीट करते हो, जल्दी से यहाँ से भागो। बुल्मा तीनों गुंडों से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। वो तीनों गुंडे एकदम से बुल्मा से सॉरी बोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। चिल्लाए बुल्मा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। बुल्मा बोलती है कि ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, लगता है तुम किसी भी यूनिवर्स में हो, ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। इसके बाद बुल्मा ब्रोली की तरफ देखती है और बोलती है ब्रोली वैसे एक बात वो लोग सही बोल रहे थे, तुम ऐसे नहीं घूम सकते, ये काफ़ी गलत तरीका है। चिल्लाए बुल्मा से और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोलती है कि सच बताऊं तो मैं भी इससे अच्छे तरीके से इस बात को नहीं बोल सकती थी। इसके बाद बुल्मा अपनी जैकेट खोलती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ पहनने के लिए मेरे पास ज़रूर होगा। एकदम से वो एक कैप्सूल को निकालती है। वो बोलती है कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। बुल्मा एकदम से ब्रोली के पास जाती है और उसकी पेल्ट को निकालने लग जाती है। वो बोलती है कि हमें ये अजीब सी चीज़ निकालनी होगी। ब्रोली को एकदम से गुस्सा आता है और वो बुल्मा के हाथ को पकड़ लेता है। बुल्मा बोलती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। केल बुल्मा से बोलती है कि वो उसे रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें उसकी स्मेल अजीब लग रही है तो यहाँ पर एक परफ्यूम मेकर है, वो बहुत ही पास है। बुल्मा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुल्मा बोलती है कि चलो कोई नहीं, तुम बस इसे अपने चेस्ट पे लगा लो। ब्रोली बुल्मा को माफ़ कर देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे इसे अपने चेस्ट पे लगाना है ना। जैसे ही वो कैप्सूल खुलता है ब्रोली के चारों तरफ एक शर्ट आ जाती है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। बुल्मा बोलती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें परफेक्टली फिट हो रही है। चिल्लाए बोलती है कि हाँ वो काफ़ी अच्छी फिट है। ब्रोली को ये बात सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। वो बोलता है थैंक्स चिल्लाए। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के प्लेनेट क्रीपे को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीस, गोटेन और ट्रंक्स होते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स की हिस्ट्री को देख रहा होता है और देखता है कि वो लोग मिलकर लड़ते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स के लड़ने का तरीका समझ जाता है और गोटेन और ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग जब फ्यूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। वीस एकदम से प्रोजेक्शन को बंद कर देता है और बोलता है कि मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ। गोटेन और ट्रंक्स एकदम से बोलते हैं कि लगता है ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वो एकदम से फ्यूज़ करने लग जाते हैं। वीस एकदम से हंसता है। वीस बोलता है कि तुम लोगों को फ्यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गोटेन और ट्रंक्स को कुछ समझ नहीं आता। वीस गोटेन और ट्रंक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग का सबसे पहला गोल ये है कि तुम्हें इंडिविजुअली गोटेन्स के मैक्सिमम लेवल पे पहुंचना होगा, या फिर जो तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग में 3 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव यह है कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा के साथ एक होना होगा। सीधे तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अपने एक ब्लो में अपनी पूरी की पूरी ताकत को लगाना होगा। वो एक फिजिकल अटैक भी हो सकता है या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस पे काबू करना होगा और अपनी कमज़ोरियों को सामना करना होगा और अपने सबसे बड़े डर से लड़ना होगा। गोटेन और ट्रंक्स समझ जाते हैं कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली। इसके बाद वीस गोटेन और ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या करना होगा। वो बोलता है कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज ये है कि मेरे पास एक मशीन है जिसके बीच में एक प्लास्टिक की बॉल होगी। उस डिवाइस में ऊपर ग्रीन या रेड लाइट जलेगी। जब तुम उस डिवाइस की एक साइड को हिट करोगे तो ऊपर रेड लाइट जलेगी। जब तुम डिवाइस की दोनों साइड्स को एक साथ हिट करोगे तो ग्रीन लाइट जलेगी। इसीलिए तुम्हारा सबसे पहला गोल ये है कि तुम्हें रेड और ग्रीन लाइट दोनों को एक साथ जलाना है और तुम्हारा गोल ये होगा कि तुम्हें दोनों तरफ इतने हार्ड तरीके से हिट करना है कि बीच में जो प्लास्टिक की बॉल है वो प्रेशर से एक्सप्लोड कर जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि अपने अटैक्स को सिंक्रोनाइज़ करना ताकि बीच में वो बॉल एक्सप्लोड कर जाए। इसके बाद वीस उस डिवाइस को एकदम से गोटेन और ट्रंक्स के सामने लाता है और बोलता है कि चलो तुम्हारी बारी अब शुरू हो गई। गोटेन और ट्रंक्स थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग पहले कभी नहीं करी।
पर वो जानते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। इसके बाद हम लोग प्लेनेट सडाला पे वापस आ जाते हैं और वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा सभी साइंस के सामने खड़ा होता है। वो बोलता है अटेंशन, तुम लोगों की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। वेजिटा अपने सामने खड़े हुए साइंस से बोलता है कि तुम लोग 5th स्क्वाड हो, ये बात याद रखना। तुम लोग मेरे बराबर में खड़े हुए 3 एडमिरल्स को ऑलरेडी जानते होगे। पहले हैं एडमिरल रूबा, जो कि इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर सैयन हैं। दूसरे हैं एडमिरल लिरिक, जो कि एक बहुत ही समझदार स्ट्रेटेजिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने एक फ़ाइट बिना अपने सोल्जर को हिलाए हुए जीती है। तीसरी हैं एडमिरल फिनेल, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइटर हैं। इन्होंने करीब 182 स्मगलिंग रिंग्स को खुद ही अकेले ख़त्म कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। वेजिटा सभी के सभी सैयन से बोलता है कि तुम सभी लोग मिलकर 4 ग्रुप्स बनाओगे। हर एक ग्रुप इन तीनों में से एक एडमिरल या फिर मेरे सामने खड़ा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? सभी सैयन्स बोलते हैं कि यस सर। वेजिटा सभी सैयन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी, थोड़ा तेज बोलो। क्या मेरी बात समझ आ गई? सभी के सभी सैयन्स एक साथ चिल्लाते हैं यस सर। वेजिटा ये सुन के एकदम से खुश होने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं इस जॉब को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। बुल्मा और जैको ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बुल्मा बोलते हैं कि इसे देखो, लगता है इसका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। जैको बोलता है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। इसके बाद हम कलीफ्ला को देखते हैं, जो कि अभी भी बिहेव नहीं कर रही होती। वो एक सैयन को पीट देती है और बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। कलीफ्ला वेजिटा के सामने खड़ी हुई होती है, यानी कि वो उसकी टीम में रहना चाहती है। वेजिटा कलीफ्ला को ट्रेन नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि मैं इसे कैसे संभालूंगा मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसने ऑलरेडी बदतमीजी करना शुरू कर दिया है, मुझे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। वेजिटा बोलता है कलीफ्ला रूबा के ग्रुप में जाओ। कलीफ्ला एकदम से गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है क्या तुमने कहा था कि हम अपने ग्रुप खुद चूज़ कर सकते हैं। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कलीफ्ला के पास जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है। वो उसके बालों को पकड़ता है। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि मुझसे ज़बान मत लड़ाओ। सभी के सभी सैयन उसे देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सैयन ने सुपर सैयन की फॉर्म को नहीं देखा होता। रूबा एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है वेजिटा बेहतर रहेगा कि अगर तुम इस फॉर्म का इस्तेमाल ना करो तो। वेजिटा मुड़कर रूबा की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा नाम ले सकते हो? सभी सैयन्स वेजिटा की तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं, क्योंकि वेजिटा ने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया होता। सभी सैयन्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग फाइट करेंगे? यहाँ पर सभी सैयन्स अपने एडमिरल्स को तो जानते हैं, पर वेजिटा के बारे में कोई भी नहीं जानता। सब लोग बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। अगर ये लड़े तो रूबा बहुत आराम से जीत जाएगा। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। फनेल बोलते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। लिरिक बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा फनेल, वो कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। फनेल बोलती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक सैयन के लिए इस तरीके से बिहेव करना सही नहीं है। हम सैयन्स को ये शोभा नहीं देता। पर अगर इस वेजिटा को हमारे से कोई दिक्कत है। रूबा गुस्से में बोलता है कि अगर उसे दिक्कत है तो उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। किंग के अलावा किसी को भी इस पर विश्वास नहीं है कि ये हमें लीड कर सकता है। रूबा, फिनेल और लिरिक तीनों गुस्से में वेजिटा को देख रहे होते हैं। वेजिटा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे किसी को भी उस पर विश्वास नहीं है। वो बोलता है क्या ये लोग मुझ पर डाउट कर रहे हैं? वेजिटा सभी के सभी सैयन्स को देखता है। वो बोलता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वेजिटा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। रूबा, लिरिक और फेनेल तीनों वेजिटा से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइटिंग पोज ले लेते हैं। काबा सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच जाएंगे। केल भी वेजिटा और काबा को जानती है। वो बोलती है कि हाँ, काबा की बात सुनो। वेजिटा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। मैं हूँ वेजिटा। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एकदम से पावर अप करता है। ऐसे गुस्से में वेजिटा को हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वेजिटा अपने सैयन साथियों से रिस्पेक्ट चाहता था और उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। वेजिटा एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबको दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। कलीफ्ला भी वेजिटा की ताकत को देख के घबराने लग जाती है, क्योंकि वो वेजिटा की ताकत को ऑलरेडी टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुकी है। इसीलिए वो वेजिटा से दूर होने लग जाती है। वेजिटा सभी के सभी सैयन से बोलता है कि आ जाओ। दोस्तों, हमारी ड्रैगन बॉल काकुमी की मूवी वर्जन का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए वॉल्यूम 2 का मूवी वर्जन जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।